एपिसोड 104। वैसे क्या आपका विचार कि आपके शिष्य दिव्य तलवार संप्रदाय में आकर परेशानी खड़ी करें? आप ऐसा क्यों करते हैं? लिंग जियो ने अचानक पूछा। मैं वरिष्ठ भाई लिंग को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये पिछले नेता चांग युयंग द्वारा जारी किया गया आदेश है। युहुआ संप्रदाय के क्षेत्र में किसी अन्य संप्रदाय को बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उद्धरण चिन्ह। हंफ, क्या चांग युयंग है? वह अब युहुआ संप्रदाय की नेता नहीं है। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। आप वापस जा सकते हैं। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। वेल द्वीप का मालिक जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता था। लिंग जियो की आभा इतनी भयानक थी कि वह एक पल के लिए भी लिंग जियो के आसपास नहीं रहना चाहता था। जैसे ही वह चला गया, लिंग जियो भी उसके पीछे पीछे चला आया। वेल आइलैंड के मालिक के पास छिपाने के लिए कुछ है और उसे पता लगाना ही होगा। चूंकि दूसरा पक्ष नहीं बताएगा, इसलिए ट्रैकिंग ही सबसे अच्छा तरीका है। लिंग जियाओ की साधना और रहस्यमय युनलॉन्ग दिव्य आंदोलन के साथ वेल द्वीप के मालिक का पता लगाना तो दूर की बात है, भले ही वह अधिक शक्तिशाली हाफ सटेप त्यानजुन का पता लगा ले, उसे खोजा नहीं जा सकेगा। दिन के समय भी लिंग जियो का आकार अस्पष्ट था और लगभग जमीन से गायब हो गया था। जब तक साधना का स्तर अत्यंत मजबूत न हो, अन्यथा उसकी हल्की सी सांस का पता लगाना असंभव है। यही वह समय है जब वह चलता है। अगर वह शन्हे मार्शल स्पिरिट के टेम्पलेट के साथ वहां स्थिर खड़ा रहता, तो वह खुद को एक पेड़ की तरह बना सकता था। यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र, गुफा स्वर्ग क्षेत्र और यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वेल द्वीप का मालिक बहुत तेज है। भले ही वह बड़ा है, लेकिन उसकी चाल ढाल बहुत अच्छी है। वह एक बार में 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ सकता है। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर खेती के शुरुआती स्तर वाला एक साधारण योद्धा शायद उसके साथ तालमेल न रख पाए। वह लिंग जियो था, जो अपनी आभा को छिपाते हुए भी वेल द्वीप के मालिक पर नजर रख सकता था। करीब 15 मिनट बाद वे दोनों तियानफेंग शहर से दर्जनों मील दूर थे। वेल द्वीप का मालिक नाव पर सवार होकर वेल द्वीप की ओर चल पड़ा। लिंग जियाओ ने नाव का उपयोग नहीं किया। उसने सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा काटा और उसे समुद्र में फेंक दिया, फिर नाव से भी अधिक तेजी से उस पार चला गया। वैसे भी इस समय समुद्र शांत था और तेज हवा या लहरों का कोई संकेत नहीं था, इसलिए उसे लहर से गिर जाने की चिंता नहीं थी। हालांकि वह लंबे समय से तियानफेंग शहर में रह रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वह कभी भी समुद्र में नहीं गए हैं, और सबसे दूर की जगह जहां वह गए हैं वह लोंगमिन पोर्ट है। समुद्र पर हवा जमीन की तुलना में अधिक ताज़ा है और यहाँ तक कि आभा भी समृद्ध है, लेकिन ये संकट की भावना से भरा है, जिससे लोग बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं। जल्द ही हम वेल द्वीप पर पहुंच गए। वेल द्वीप का मालिक अपने द्वीप मालिक की हवेली में आया और लिंग जियो भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। बड़ी वेल, तुम अंततः वापस आ गई हो। मैंने सुना है कि तुम तियानफेंग शहर में युहुआ संप्रदाय के मुख्य शिष्यों से मिली थी। वेल द्वीप के मालिक का स्वागत करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जू दाओ था, जिससे लिंग जियो पहले भी मिल चुका था। यह आदमी जू यंग का पिता और जू यंग का मालिक है। जू दाओ युहुआ संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। यह आदमी वेल द्वीप के मालिक के साथ घूमता है, इसलिए उसके पास शायद कुछ गुप्त रहस्य हैं। भाई जू, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूँगा। जल्दी करो और ये नियांग दानव राजा को सूचित करो कि युहुआ संप्रदाय के मुख्य शिष्य धुंधले क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वेल द्वीप के मालिक ने उत्सुकता से कहा। आप किससे डरते हैं? क्या वह अंदर जा सकता है या बाहर निकल सकता है? आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कोहरे के क्षेत्र में क्या है ना? वे हमारे तूफान सेना के चौकीदार हैं। रहस्यमय दुनिया के घृणित कानून हमें समुद्री गठबंधन से बड़ी संख्या में प्रवेश करने से रोकते हैं। भूमि, लेकिन हमारे भगवान पोसेडॉन ने आखिरकार एक बचाव का रास्ता खोज लिया। पहला कदम पूरे तियानलोंग महाद्वीप को अपने कब्जे में लेना है। तूफान सेना हमारे समुद्री गठबंधन की सेना है। हम युहुआ संप्रदाय के एक छोटे से मुख्य शिष्य से कैसे डर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू दाओ ने उपहास किया। क्या आप निंजा भी मानवता की एक शाखा नहीं हैं? वेल द्वीप के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारी तूफान सेना की मदद करने के लिए क्यों तैयार हैं? बकवास। निंजा कबीले ने पहले ही समुद्री कबीले के कई समूहों के साथ विवाह कर लिया है और उनके पास समुद्री कबीले का कुलीन खून है। मनुष्य क्या हैं? वे तो बस घटिया प्राणी हैं। जू दाओ ने ठंडी सांस ली। लेकिन कोई बात नहीं, चलो पहले ये नियांग दानव राजा को सूचित करें।
वह तूफान सेना की चौकी का जनरल है। वेल द्वीप के मालिक ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं आपको सूचित कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इन यांग शैतान हमारी मदद क्यों करेगा। जू दाओ ने पूछा। हाँ, आप अभी तक नहीं जानते। तथाकथित सच्चा दानव साम्राज्य वास्तव में समुद्री गठबंधन का मानव दुनिया पर पहला आक्रमण है। सच्चा दानव सम्राट हमारे समुद्री कबीले का एक मजबूत आदमी है। उसके अधीनस्थ सभी गहरे समुद्र के लोग हैं। उनमें से सबसे अच्छा ये न्यांग दानव राजा, निश्चित रूप से कोई अपवाद नहीं है। वेल द्वीप का मालिक जोर से हंसा। क्या? ये सुनकर लिंगजियो को बहुत धक्का लगा। पारंपरिक मानवीय दुनिया में जब लोग रहस्यमय दुनिया का उल्लेख करते हैं तो वे ज्यादातर 13 अलग अलग भूभागों के बारे में सोचते हैं, लेकिन तूफानी महासागर के अस्तित्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अब ऐसा लगता है कि यह सचमुच गलत है। पता चलता है कि गहरे समुद्र में ऐसी शक्तिशाली जातियां हैं, लेकिन वे रहस्यमय दुनिया के नियमों से बंधी हैं और बड़े पैमाने पर भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अन्यथा मुझे डर है कि तियानलोंग महाद्वीप पर पूरी तरह से हाई कबीले का कब्जा हो गया है। सच्चा दानव सम्राट समुद्री कबीले के शक्तिशाली पुरुषों में से एक था और उसने एक बार अत्यंत शक्तिशाली मानव जाति के पवित्र राजवंश को लगभग पूरी तरह से पतन की ओर ला दिया था। समुद्री कबीले के अन्य शक्तिशाली लोगों के बारे में क्या? ये सचमुच अकल्पनीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये न्यांग दानव राजा वास्तव में समुद्री कबीले का सदस्य था और सच्चे दानव साम्राज्य की स्थापना समुद्री कबीले द्वारा की गई थी। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ठीक है, मैं अब ये न्यांग दानव राजा को सूचित करूंगा। जू दाओ छलांग लगाकर दूर चला गया। लिंगजियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के वेल द्वीप के स्वामी को त्याग दिया और जू दाओ का पीछा किया। आखिरकार वेल द्वीप का राजा तो एक छोटा सा पात्र था और उससे कभी भी निपटा जा सकता था। पर्दे के पीछे ये न्यांग दानव राजा एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि वाला असली दानव था। अतीत में सच्चे दानव साम्राज्य के 9 राक्षस राजाओं में से एक। लिंगजियो ने पहले ही प्लेग दानव राजा और दुष्ट जानवर दानव राजा को मार डाला था, लेकिन उसे अब ये न्यांग दानव राजा से फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में भाग्य था। मैं वास्तव में कोहरे में प्रवेश कर गया। लिंगजियाओ रुक गया। इस समय समुद्र की सतह एक अजीब कोहरे से ढकी हुई थी। कोहरे का दायरा बहुत बड़ा था और ये देखना असंभव था कि अंदर क्या चल रहा था। केवल उससे आने वाली भयानक सांस को हल्का सा महसूस किया जा सकता था। मैं जाना या छोड़ दें, लिंगजियाओ को अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में एक और विकल्प का सामना करना पड़ा। अब वह संप्रदाय में वापस लौट सकता था और यूहुआ संप्रदाय को यहाँ जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी दे सकता था, लेकिन इस तरह से वह कुछ अवसर खो सकता था। आखिरकार कई बार अवसर भी खतरे के साथ ही पैदा होते हैं। चलो अंदर चले। लिंगजियाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसके पास अभी भी 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी का सील कार्ड था। भले ही वह स्वर्ग क्षेत्र में किसी मजबूत आदमी से मिले, फिर भी वह उससे लड़ सकता था। इसके अलावा ये घना कोहरा सिर्फ स्टॉर्म लीजन की एक चौकी थी। आमतौर पर चौकियां बहुत मजबूत नहीं होती हैं। रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार अगर गहरे समुद्र में मौजूद जातियां बहुत मजबूत या बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें जमीन पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब सच्चा दानव सम्राट पहली बार प्रकट हुआ तो वह मानव संघ जितना शक्तिशाली नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि वह बहुत प्रतिभाशाली था और बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इसलिए वह बाद में मनुष्यों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया। बहुत विश्लेषण के बाद लिंगजियाओ ने आखिरकार अपना मन बना लिया। उसने अनुमान लगाया कि स्टॉर्म लीजन के चौकीदारों में से सबसे ताकतवर लोग गुफा स्वर्ग क्षेत्र में सबसे अच्छे थे। गुफा स्वर्ग क्षेत्र का सामना करते हुए, हालांकि उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी उसे खोजे जाने से बचना चाहिए। खतरे में धन खोजें। उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर उन्होंने बार बार जोखिम नहीं उठाया होता तो आज जो कुछ भी हासिल किया है वह कभी हासिल नहीं कर पाते। वूश, जू दाओ के रास्ते पर चलते हुए वह भी अंदर घुस गया। कोहरे में दिशा बताना असंभव था, जू दाओ का पता लगाना तो दूर की बात थी। लिंगजियाओ लगभग 1 घंटे तक अचंभित होकर चलता रहा और अप्रत्याशित रूप से एक अजीब जंगल में पहुंच गया। कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानता कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। जब लिंगजियो ने अपने आसपास देखा तो उसने पाया कि जू दाओ किसी से बात कर रहा था। ये व्यक्ति बहुत अजीब लग रहा है। इसका चेहरा तो बिल्कुल मछली जैसा है, लेकिन शरीर इंसानों से 7 गुना ज्यादा है। ये ट्वाइलाइट लॉर्ड नहीं होना चाहिए। लिंगजियो के शरीर में प्लेग दानव राजा के वहुन और जानवर दानव राजा के वहुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की,
जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह व्यक्ति yin दानव राजा नहीं था। दानव जनरल, क्या दानव राजा ने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगा? लिंग जियो ने ट्रू युआन बॉल जारी की और अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष की बातचीत सुन सकता था। दानव राजा फिलहाल वापस नहीं आएगा। उसका बूढ़ा आदमी ब्लू आइज एम्पायर में चला गया, जो कभी वह स्थान था जहां सच्चा दानव साम्राज्य उगता था। ऐसा कहा जाता है कि वहां 2 अन्य दानव राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसे स्टॉर्म लीजन की एक सच्ची चौकी के रूप में बनाया जाएगा। और इस जगह को धीरे धीरे छोड़ दिया गया है। राक्षस सेनापति ने उत्तर दिया, छोड़ देना, चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से हार नहीं मानूंगा। यहाँ 3 राक्षस जनरल हैं जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। यदि आप आगे बढ़ना जारी रखते हैं तो आप निंजा कबीले अभी भी समुद्री कबीले की सेवा कर सकते हैं। दानव जनरल ने समझाया, यह अच्छा है, यह अच्छा है। जू दाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। उनके निंजा कबीले के पास केवल एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन वे स्टॉर्म लीजन को भी नहीं देख सकते थे। ये वास्तव में घृणित था। इस समय दानव जनरल के सिर पर लालटेन जैसी अजीब चीज एक अजीब रोशनी के साथ चमक उठी, जो नीले रंग की थी और आत्मा की लहरें उत्सर्जित करते हुए उसके चारों ओर फैल गई। लिंग जियो चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी असली ऊर्जा गेंद को दूर रख दिया। ये समुद्री कबीला बहुत अजीब है। युहुआ संप्रदाय की जानकारी में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। आखिर वह लालटेन जैसी चीज क्या है? वह इतनी शक्तिशाली आत्मिक तरंगे कैसे छोड़ सकता था? ये कुछ मेरी अपनी असली ऊर्जा गेंद जैसा लगता है, लेकिन यह अधिक शक्तिशाली है। क्या यह इस समुद्री जनजाति की जन्मजात क्षमता हो सकती है? क्या ये वास्तव में संभव है? अन्यथा वह बहुत जादुई होगा, है ना? जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, आत्मा की लहरों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। उस समय लिंग जियो को ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल ब्लैक होल में था और आसपास का स्थान बिखर गया था। भयंकर। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और प्रतिरोध करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति जुटाई। आत्मा के संदर्भ में उसे हमेशा विश्वास रहा है कि वह पारलौकिक क्षेत्र में किसी से नहीं हारेगा, क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति पहले से ही स्वर्गीय क्षेत्र के एक गुरु के स्तर के बराबर है। क्लिक करें। आत्मा शक्ति की टक्कर के साथ प्रतिद्वंद्वी की आत्मा की लहरें फट गईं, लिंग जियो को दरकिनार कर दोनों तरफ तैर गईं। लिंग जियो को राहत मिली, लेकिन उसके दिल में थोड़ी चिंता भी थी। समुद्री कबीले के इस दानव सेनापति की ताकत विशेष रूप से मजबूत नहीं लगती। उसकी साधना लगभग तांताई लिंगजी के समान ही है। वह 10% शक्ति वाला आधा कदम वाला त्यानजुन है। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति स्वर्गीय क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति के बराबर है। उसकी तुलना में लिंग जियो बिल्कुल भी कमतर नहीं था। यदि प्रतिद्वंद्वी की आत्मिक शक्ति बहुत अधिक बिखरी हुई न होती, तो वह वास्तव में सफलता नहीं पा सकता था और वह इस शक्तिशाली आत्मिक शक्ति द्वारा नष्ट हो सकता था। मानव जाति एक बहुत बड़ा जातीय समूह है। संकीर्ण अर्थ में त्यानलोग महाद्वीप पर केवल पवित्र लोग, नीली आंखों वाला कबीला, निंजा कबीला और बर्बर कबीला ही हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में सभी 13 महाद्वीपों को मानव जाति के रूप में गिना जा सकता है। उनमें से एक आत्मा कबीला भी होना चाहिए। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा, यही बात समुद्री कबीले के लिए भी लागू होती है। हालांकि उन्हें सामूहिक रूप से समुद्री कबीला कहा जाता है, लेकिन उनमें संभवतः मानव कबीले की तरह हजारों अलग अलग जातियां शामिल हैं और उनमें से कई आत्मा के हमलों में आत्मा कबीले की तरह ही अच्छे हैं। और ये दानव जनरल, यह उन प्रकारों में से एक है। उनका विश्लेषण वास्तव में बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। सख्ती से कहें तो प्राचीन काल के महान जानवरों को छोड़कर मानव जाति और समुद्री जाति सभी के पूर्वज एक ही हैं। ये सिर्फ इतना है कि एक भूमि पर चला गया और दूसरा समुद्र में, इसलिए पूरी तरह से अलग लोग अस्तित्व में आए। सभ्यता। ये सिर्फ इतना है कि इन चीजों में प्राचीन रहस्य शामिल हैं। लिंग जियो का वर्तमान स्तर वास्तव में इसे समझने के लिए योग्य नहीं है और वह इसे समझ भी नहीं सकता है। क्या हुआ, भगवान दानव जनरल? जू दाओ ने संदेह से पूछा। शायद यह मेरी कल्पना है। दानव सेनापति ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम वापस जाओ। याद रखो, भगवान को खोजने के लिए दानव महल में जाओ। केवल वही तुम्हें बाहर भेज सकता है। जिस लड़के का तुमने उल्लेख किया है, जब तक वह अंदर आने की हिम्मत करता है, मैं गारंटी देता हूं कि वह आएगा। कोई जवाब नहीं। मैं अपने आदेश का पालन करता हूं। हालांकि जू दाओ उलझन में था, फिर भी वह पलटा और चला गया। मैं भी वापस जा रहा हूं। यह शायद एक भ्रम था।
दानव जनरल हमेशा अपनी आत्मा की खोज में बहुत आश्वस्त रहा है। जब तक उसका आत्मा दीपक जलता रहता है, उसके आसपास कोई भी जीवित प्राणी उसकी आत्मा की खोज से बच नहीं सकता, जब तक कि इस आदमी की आत्मिक शक्ति उससे अधिक मजबूत न हो। लेकिन उसने सोचा कि यह असंभव है। पूरे राक्षसी महल में किसी के पास उससे अधिक शक्तिशाली आत्मिक शक्ति नहीं है। बाहर के उन मूर्ख मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए, ऐसा लगता है कि इसकी खोज नहीं हो पाई है। लिंग जियो ने चुपके से सिर हिलाया, थोड़ा राहत महसूस करते हुए। वह अंदर आने के तुरंत बाद कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर उसने अपना ठिकाना उजागर कर दिया तो शायद उसे कुछ भी पता न चल पाए। उस समय वह अकेला ही मुसीबत में होगा। अचानक घने काले कोहरे में एक चमकदार तलवार की रोशनी चमकी और एक आकृति आसमान से गिरी। उस पल पूरा काला जंगल कई बार कांप उठा। स्वर्गीय मानव क्षेत्र का स्वामी, ऐसा लगता है कि यह आकाश रेखा क्षेत्र का कोई योद्धा है, और अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो यह संभवतः तलवार राजा संप्रदाय का कोई व्यक्ति था। केवल तलवार राजा संप्रदाय के स्वामी ही इतनी प्रचुर और भयानक तलवार की रोशनी पा सकते थे। लिंग जियो ने तलवार की रोशनी देखी और तुरंत बहुत सारी जानकारी का विश्लेषण किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि तलवार राजा संप्रदाय के स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्वामी भी कोहरे में क्यों घुसेंगे, क्योंकि वह आए थे, यह उनके लिए फायदेमंद होगा। कम से कम ये योद्धा उसे इस राक्षस महल की वास्तविकता का परीक्षण करने में मदद कर सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। धरती फट गई, एक तलवार की रोशनी जमीन पर गिरी और फिर सफेद बाल और दाढ़ी वाली एक आकृति वहां प्रकट हुई। वह वहीं खड़ा था और पूरा व्यक्ति म्यान से बाहर निकली एक तेज तलवार की तरह था। उसके बगल में लगभग 16 या 17 साल का एक लड़का था, जिसकी साधना वास्तव में आधे कदम त्यानजुन के स्तर पर थी। ये स्तर निश्चित रूप से युहुआ संप्रदाय के 10 मुख्य शिष्यों में से शीर्ष 3 में से एक होगा। लड़के के हरे बाल ऊपर उठे हुए थे, जो बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन उसका हाथ स्पष्ट रूप से गायब था। अरे, त्यानरेंग क्षेत्र का एक ताकतवर आदमी कैसे घुस सकता है? क्या जू दाओ उसे यहाँ तक ले आया? समुद्री कबीले के दानव सेनापति ने मन ही मन कोसा, तलवार की रोशनी के हमले को चकमा दिया और फिर उन 2 लोगों को घूर कर देखा। गुरुजी, इस आदमी ने मेरे माता पिता को मार डाला, आपको अपने शिष्य का बदला लेना होगा। हरे बालों वाले लड़के की आंखें दुख से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि उसके शब्द झूठ नहीं थे। उसके माता पिता को इस समुद्री दानव सेनापति द्वारा मार दिया जाना चाहिए था, अन्यथा वह बदला लेने के लिए मास्टर को यहाँ आने के लिए आमंत्रित नहीं करता। हालांकि ये दोनों लोग अभी भी बहुत लापरवाह हैं। आप स्थिति के बारे में कुछ भी जाने बिना बदला लेने के लिए आते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि स्वर्ग और मानव क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति बेलगाम हो सकता है? इसके अलावा आप केवल प्रथम पंक्ति स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा हैं और आपने अभी अभी स्वर्ग मानव क्षेत्र में प्रवेश किया है। हालांकि समुद्री दानव जनरल घबराया हुआ था, लेकिन उसने भागने का विकल्प नहीं चुना। उसके सिर के ऊपर अजीब लालटेन फिर से टिमटिमाया। इस बार यह एक आत्मा की लहर नहीं थी, बल्कि एक चमकदार सफेद रोशनी थी जो सीधे बूढ़े आदमी और हरे बालों वाले लड़के पर गोली चला रही थी। आत्मा पर हमला। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए इस आत्मा के हमले का विरोध करना थोड़ा मुश्किल था। भले ही वह बहुत कोशिश करे, उसके बगल में बैठे युवक की रक्षा करना असंभव होगा। युवक ने तीखी चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी गुस्से में था। हालांकि वह आत्मिक शक्ति के मामले में दानव सेनापति जितना अच्छा नहीं था, लेकिन साधना और ताकत के मामले में वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। एक गर्जना के साथ तलवार की रोशनी की एक किरण उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से निकली, जो एक विशाल तलवार की रोशनी में बदल गई, जिसने उसके सामने सैकड़ों वर्ग मीटर को कवर किया, जिसमें समुद्री कबीले का दानव जनरल भी शामिल था। एक पल में सैकड़ों वर्ग मीटर के भीतर सभी पेड़ तलवार की रोशनी से नष्ट हो गए और समुद्री दानव जनरल खून की उल्टी कर रहा था। सौभाग्य से वह सीधे तलवार की रोशनी से नहीं मारा गया था, अन्यथा उसकी आधी चरण त्यानजुन शक्ति के साथ वह अनिवार्य रूप से मर जाएगा। ये स्वर्ग और मानवता के दायरे का भयावह दृश्य है। स्वर्गीय क्षेत्र और असाधारण क्षेत्र के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है, और यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आत्मा की शक्ति से पूरा किया जा सके। आप कौन हैं और आपको आत्मा वंश की गुप्त विधि कैसे पता है? तलवार राजा संप्रदाय का बूढ़ा आदमी गंभीर और बहुत चिंतित दिख रहा था। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जल्द ही मर जाओगे।
दूर से एक और शक्तिशाली सांस की आवाज आई, किल मास्टर। जब समुद्री दानव सेनापति ने आगंतुक को देखा तो उसका चेहरा अचानक खुशी से चमक उठा। मेरे साथ सहयोग करो और इस बूढ़े आदमी को मार डालो। राक्षसी महल का मुख्य साधना स्तर 90% आधा चरण त्यानजुन है। वह निश्चित रूप से तलवार राजा संप्रदाय के बूढ़े आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर दानव सेनापति का सहयोग हो तो बात अलग होगी। ये बूढ़ा आदमी मुसीबत में पड़ सकता है। तुम मुझे मारना चाहते हो? सिर्फ तुम? तलवार राजा संप्रदाय का बुजुर्ग बहुत तिरस्कारपूर्ण था। अरे तुम बूढ़े आदमी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम मरने वाले हो। डैंग कठपुतली, अगर तुमने अभी भी कार्रवाई नहीं की तो तुम्हें बाद में इंतजार करना पड़ेगा। सागर कबीले के दानव जनरल ने ठहाका लगाया और अचानक जोर से चिल्लाया। हरे बालों वाला लड़का जो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था, अचानक उठ खड़ा हुआ और बिजली की गति से उसने तलवार राजा संप्रदाय पर एक अजीब गुप्त स्क्रॉल चिपका दिया। बूढ़े आदमी की पीठ पर येन और यान को उलट दिया गया है, स्मृति को प्रतिस्थापित किया गया है, नियंत्रण। इस समय जादुई महल का रक्षक जोर से चिल्लाया और बूढ़े आदमी के पीछे के गुप्त स्क्रॉल से काले और सफेद प्रकाश का उत्सर्जन हुआ जिसने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। नहीं, बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से चिंतित था और अपनी सच्ची ऊर्जा को जुटाकर इस स्थिति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गुप्त स्क्रॉल द्वारा नियंत्रित होने और समुद्री दानव सेनापति की आत्मा द्वारा हमला किए जाने के कारण वह अपनी सच्ची ऊर्जा का पूरे दिल से उपयोग करने में असमर्थ था। बस एक क्षण बाद तलवार राजा संप्रदाय के बूढ़े आदमी की आंखों में रक्त लाल रोशनी चमकी और वह एक चमक में गायब हो गई। प्रभु, आपकी जीत पर बधाई। समुद्र दानव सेनापति मुस्कुराया। इस बूढ़े आदमी से निपटना मुश्किल है। अगर ये नियांग दानव राजा द्वारा छोड़ा गया गुप्त स्क्रॉल न होता तो उसे नियंत्रित करना असंभव होता। बेशक आपके द्वारा बहुत पहले तैयार की गई दीपक कठपुतली ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राक्षसी महल का स्वामी हंसा। तथाकथित दीपक कठपुतली हरे बालों वाला लड़का होना चाहिए। तभी लिंगजियो ने देखा कि हरे बालों वाले लड़के की गर्दन पर एक छिपी हुई जगह में एक अजीब प्रकाश समूह था। ये वह चीज थी जो उस लड़के की हर हरकत को नियंत्रित करती थी। वापस जाओ। एक बार जब आप तलवार राजा संप्रदाय में पहुंच जाते हैं तो फिलहाल जल्दबाजी में काम न करें और आदेशों की प्रतीक्षा करें। दानव महल के स्वामी ने अपना हाथ हिलाया और तलवार राजा संप्रदाय के 2 सदस्य, एक बूढ़ा और एक जवान, सफेद रोशनी में बदल गए और उस स्थान से गायब हो गए। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि यह एक गठन होना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जो इस संरचना को नियंत्रित कर सकता है वह दानव महल का स्वामी है। कोई आश्चर्य नहीं कि समुद्री जनजाति के दानव जनरल ने कहा कि केवल दानव महल का स्वामी ही दूसरों को यहाँ से दूर भेज सकता है। किले के सरदार, आप वाकई बुद्धिमान हैं। आपने जानबूझकर उस बूढ़े आदमी को अंदर लाया और उसके लिए ऐसा जाल बिछाया। इस तरह हमारे पास 12 संप्रदायों में एक और कठपुतली है और वह एक उच्च स्तरीय कठपुतली है। इस जनरल ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अगले कुछ दिनों तक उसे एकांतवास में रहना पड़ सकता है। लिंग जियाओ नाम के आदमी से निपटने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाएगी। क्या ये ठीक है? दानव महल का स्वामी खड़ा हुआ और पूछा। चिंता मत करो कैसल मास्टर, मैंने अभी अभी ट्रांसेंडेंट दायरे के शुरुआती चरण में एक 9वें स्तर के योद्धा का ख्याल रखा है। कैसल मास्टर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समुद्र दानव सेनापति ने विश्वास से कहा। तो फिर इसे आप पर छोड़ता हूँ। दानव महल के स्वामी ने सिर हिलाया, फिर उछलकर काले जंगल में गायब हो गया। समुद्री दानव जनरल अपनी चोटों से उबरने के इरादे से जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह अभी अभी तलवार राजा संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति की तलवार की रोशनी से घायल हुआ था और चोट गंभीर नहीं थी। हालांकि इस समय जंगल से अचानक एक तलवार की रोशनी आई। समुद्र दानव सेनापति हैरान रह गया। जाहिर है उसने आसपास खोजबीन की होगी और उसे कोई नहीं मिला, तो फिर उस पर हमला कैसे हो सकता है? चौंककर उसने बलपूर्वक आत्मा दीपक को सक्रिय कर दिया, जिससे एक शक्तिशाली आत्मा झटका उत्पन्न हुआ जिसने वास्तव में लिंग जियो की तलवार की रोशनी को विक्षेपित कर दिया। मूलतः तलवार की रोशनी सीधे उसके गले में लगनी चाहिए थी, लेकिन इससे केवल उसकी गर्दन की त्वचा खरोंच गई। हालांकि खून अभी भी बह रहा था। बेवकूफ, तुमने मुझ पर हमला किया, बाहर निकल जाओ। समुद्र दानव सेनापति बहुत क्रोधित था। उस पर जादुई महल में हमला किया गया था। अगर यह बात फैल जाती तो वह शर्मिंदा हो जाता। एक आकृति जंगल से बाहर निकली। समुद्री दानव सेनापति ने इस आदमी को सतर्कता से देखा।
जू दाओ द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति लिंग जियो था। अच्छा लड़का, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना पकड़े गए जादुई महल में घुस जाओगे। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। समुद्री दानव जनरल ने ठंडी सांस ली और आत्मा का दीपक फिर से चमक उठा और एक सफेद रोशनी लिंग जियो की ओर बढ़ी। जैसे ही सफेद रोशनी लिंग जियो पर पड़ी, समुद्री दानव जनरल को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तो कोई मनुष्य ही नहीं था, ये लिंग जियो की तलवार आत्मा क्लोन थी। अब समझने में बहुत देर हो चुकी है। समुद्री दानव सेनापति के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी और एक ठंडी तलवार ने समुद्री दानव सेनापति के गले को छेद दिया। संघनित जल, ठंडी सांस तुरंत ही समुद्री दानव सेनापति के पूरे शरीर में फैल गई। समुद्री दानव सेनापति सिर्फ आधा कदम का स्वर्गीय गुरु था और उसकी शक्ति सिर्फ 10% थी। अगर उसे आत्मा का दीपक न मिला होता तो तलवार राजा संप्रदाय का नीले बालों वाला लड़का भी उसे हरा नहीं पाता। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही न करें। अब लिंग जियो केवल 10% शक्ति वाले आधे कदम वाले स्वर्गीय गुरु का सामना करते हुए निश्चित रूप से उसे कुचल देगा। बर्फ टूट गई और दानव सेनापति वास्तव में अपने ही क्षेत्र में मर गया। लिंग जियो ने शरीर की खोज की और कुछ आत्मा पत्थर, एक मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक और समुद्री दानव जनरल की आत्मा दीपक प्राप्त किया। आत्मा लालटेन मूल रूप से ऐसी चीज है जो केवल लालटेन मछली कबीले के पास होती है। केवल आत्मा लालटेन के मालिक होने से ही कोई लालटेन मछली कबीले की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। लिंग जियो ने जो मार्शल आर्ट रहस्य खोजे थे वे सभी डेंग्यू कबीले से थे, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। आत्मा दीपक को पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा के माध्यम से आत्मा दीपक मार्शल आत्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। आप डेंग्यू कबीले की मार्शल आर्ट का भी अभ्यास कर सकते हैं। लिंग जियो ने मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक को पलटा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बार मुझे एक खजाना मिला। उन्होंने पहले सोल कबीले की जनजात मार्शल आर्ट सोल डाइस प्राप्त की थी, लेकिन इस बार उन्हें डेंग्यू कबीले की जनजात मार्शल आर्ट सोल कंट्रोल सीक्रेट टेक्निक मिली। यह कोई उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट नहीं है और केवल डेंग्यू जनजाति ही इसका अभ्यास कर सकती है, लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह निश्चित रूप से एक खजाना था। उसकी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह केवल एक ही चीज का उपयोग कर सकता है, वह है आत्मा पासा। ये चीज बहुत शक्तिशाली है और इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। जब भी इसका उपयोग किया जाता है तो ये लोगों को बेहद असहज बना देता है। आत्मा नियंत्रण की गुप्त तकनीक की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले इतनी मजबूत नहीं थी। यह एक चरण दर चरण मार्शल आर्ट है जो सभी चीजों की आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। बेशक ये प्रभाव केवल एक परिपूर्ण अवस्था तक अभ्यास करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जिन वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है वे भी व्यक्ति की अपनी आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती हैं। यदि आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर है तो स्वाभाविक रूप से यह काम नहीं करेगी, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया। पहले आत्मा दीपक को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेजा और फिर इसे पहाड़ और नदी मार्शल आत्माओं के माध्यम से एक मार्शल आत्मा में बदल दिया। फिर उसने अपने दिल में आत्मा नियंत्रण की गुप्त तकनीक को पूरी तरह से याद किया और संग्रह के लिए पुस्तक को शानहे मार्शल स्पिरिट में फेंक दिया। ये चीज भविष्य में शेंजियान संप्रदाय के पुस्तकालय में भी रखी जा सकती है और हो सकता है कि अन्य शिष्य भी इसका अभ्यास कर सकें। समुद्री कबीले के दानव जनरल के शरीर को नष्ट करने के बाद लिंग जियो उस दिशा की ओर चला गया जहां दानव महल का स्वामी छोड़ गया था। उसने बस अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके आसपास की खोज की और पाया कि वहां वास्तव में एक विशाल जादुई घेरा कार्यरत था और उसे तोड़ना बहुत कठिन था। इसके अलावा इस संरचना का मूल जादुई महल में है और जब तक आप वहां नहीं जाते इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंत में हमें अभी भी जादुई महल के मालिक से मिलना है। मूल रूप से इस भूतिया जगह में खो जाना आसान था, लेकिन लिंग जियो की आत्मा शक्ति काफी मजबूत थी। शानहे मार्शल स्पिरिट के शक्तिशाली मानचित्र फंक्शन के साथ मिलकर उसके लिए खो जाना आसान नहीं होगा, भले ही वह चाहता हो। लगभग 15 मिनट में वह अंधेरे जंगल के किनारे पर पहुंच गया। बहुत खूब, वहां चप्पू चलाने की आवाज आ रही थी। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली और पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा को प्रसारित किया। उसकी आंखों में काले और सुनहरे प्रकाश चमक रहे थे। देखते ही देखते एक विशाल जहाज सामने से गुजरा और उस पर सवार लोग वास्तव में समुद्री लोग नहीं बल्कि मनुष्य थे। जाकर इसकी जांच करो, ये सोचकर लिंग जियो ने अपने शरीर कौशल का उपयोग करके जहाज की दिशा की ओर दौड़ लगा दी। समुद्र के ऊपर जहाज एक जमीन के किनारे पर लंगर डाले खड़ा था
और लोग जमीन से विभिन्न राक्षसों और खूंखार जानवरों की लाशें जहाज पर ला रहे थे। एक शिकारी की तरह लिंग जियाओ ने सोचा, हमने इस बार बहुत सारे राक्षसों और क्रूर जानवरों को पकड़ा है। मैजिक कैसल को सौंपे गए लोगों के अलावा हम आखिरकार पूरा खाना खा सकते हैं। ये जगह वास्तव में एक धन्य जगह है। हम भविष्य में अक्सर यहाँ आएंगे। अप्रत्याशित रूप से हमें एक स्तर 5 क्रूर जानवर भी मिला, जो बहुत बढ़िया है। वक्ता 40 वर्ष से अधिक आयु का लंबा आदमी था, दाढ़ी नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ हद तक पतला था। इस समय वह बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि शिकार की फसल अच्छी हुई थी। पिताजी, हमें उन समुद्री जनजातियों को कर क्यों देना पड़ता है? हम स्पष्ट रूप से मनुष्य हैं, तो हम युहुआ संप्रदाय से संपर्क क्यों नहीं कर सकते? जहाज के किनारे बैठी गुलाबी रंग की पोशाक पहने एक लड़की दुखी दिख रही थी। वह सिर्फ 14 या 15 साल की थी। वह बहुत नाजुक और सुंदर थी, जियाओ जियाबियू की तरह। बेशक उसकी तुलना किसी बड़ी सुंदरी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उसका स्वाद अलग है। उसका शरीर छोटा है और वह बहुत प्यारी दिखती है। चुप रहो, बकवास करने की हिम्मत मत करो। हम नहीं जानते कि युहुआ संप्रदाय कहाँ है, हम इसे कैसे पा सकते हैं? इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपने इसे पहले नहीं देखा है। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के कुछ स्वामी यहाँ आने पर समुद्री कबीले के सदस्य बन गए हैं। अधीनस्थ, हम कौन हैं? यदि हम विरोध करते हैं तो यह एक मृत अंत होगा। आदमी ने जल्दी से लड़की का मुंह ढक दिया और भयभीत होकर बोला, हंस, वे सब कायर हैं। छोटी लड़की बुदबुदाई और अचानक उसकी आंखों में डर का भाव आ गया। पिताजी, कोई है? नाव पर मौजूद सभी लोग चौंक गए जब उन्होंने किसी की आवाज सुनी। ऐसे सुदूर इलाके में लोगों को देख पाना असंभव है। यह आमतौर पर असंभव होता है। आदमी ने छोटी लड़की की निगाह का पीछा किया और पाया कि एक आकृति तेजी से उसकी ओर आ रही थी। लिंग जियाओ को इस बात का डर नहीं था कि दूसरी पार्टी उसे ढूंढ लेगी। वह वैसे भी मैजिक कैसल जा रहा था, और बिना किसी मार्गदर्शन के और बिना नाव के ये वास्तव में मुश्किल होगा। उनमें से कुछ यहाँ वे योद्धा हैं जो बाहर से घुस आए हैं। वे जादुई महल की तलाश में हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उन्हें वहां ले जा सकता हूँ? उन्होंने सीधे मुद्दे पर पूछा, क्या आप हाई जनजाति से बदला लेना चाहते हैं, या आप उनके साथ शामिल होने की योजना बना रहे हैं? छोटी लड़की ने बच्चों जैसी हरकत की और बहुत सीधे तौर पर पूछा, मेरा कोई बदला नहीं है, मैं तो बस मजा करने के लिए जादुई महल में आया था। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह आदमी कुछ देर तक सोचता रहा। राक्षसी महल का आदेश है कि चाहे कोई भी व्यक्ति बाहर इंसानों को खोजे, उसे किसी भी कारण से राक्षसी महल में लाया जाना चाहिए। भले ही वह लिंग जियाओ को राक्षसी महल में ले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि एक इंसान के तौर पर उन्होंने फिर भी उस युवक को मनाने का फैसला किया। जादुई महल खेलने की जगह नहीं है, अगर आप वहां जाएंगे तो लोग मर जाएंगे। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर मौत चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं मारता। घमंडी, चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुम नाव लेना चाहते हो, तो तुम्हें 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई है? आदमी ने पूछा। लिंग जियाओ ने बिना कुछ कहे 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर फेंक दिए, जिससे लगभग पूरी नाव भर गई। ये छोटी सी बात उसके लिए सचमुच महत्वहीन थी। उस आदमी ने आश्चर्य से देखा और दूसरों के साथ मिलकर स्पिरिट स्टोन को केबिन में ले गया। नाव इतनी बड़ी थी कि उसमें 10,000 कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन रखे जा सकते थे। ये थोड़ा अजीब था कि उनमें से किसी के पास भंडारण रिंग नहीं थी, भले ही उनकी खेती खराब नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि समुद्री कबीला वास्तव में इन लोगों का शोषण कर रहा था। चलो चलें, इतने सारे स्पिरिट स्टोन मिलने के बाद हमें शिकार जारी रखने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने लिंग जियो के रहने के लिए सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था की और फिर उन लोगों को आदेश दिया जो राक्षसों और भयंकर जानवरों की लाशें ले जा रहे थे कि वे उन्हें ले जाना बंद कर दें। नाव चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे वजन सहना ही पड़ता था। इतने सारे निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के साथ सभी शिकार को ले जाना असंभव था। समुद्री यात्रा आरंभ करना। वह आदमी सभी को लंगर हटाने और चलने का आदेश देने गया। वे लिंग शियाओ नामक लापरवाह युवक में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे और उसके करीब जाने को भी तैयार नहीं थे। इसके विपरीत छोटी लड़की बहुत साहसी थी। वह लिंग जियाओ के पास गई और पूछा, छोटे भाई, क्या तुम सचमुच बाहर से आए हो? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम बहुत छोटी हो।
क्या तुम मजबूत हो? छोटी लड़की ने मासूमियत से कहा। दानव महल में जाने के बाद भले ही आप समुद्री लोगों के गुलाम बन जाएं, आपको विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाएगा। यदि आप मजबूत नहीं हैं, तो आपको धमकाया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। डींग मार रहा हूँ। आप निश्चित रूप से मेरे पिता जितने मजबूत नहीं हैं। मेरे पिता मार्शल वेन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक मार्शल कलाकार हैं। छोटी लड़की ने गर्व से कहा। लड़की के साथ बातचीत के माध्यम से लिंग जियो ने मैजिक कैसल के बारे में भी कुछ बातें सीखी। लड़की का नाम तू जियाओ जियाओ है और उसके पिता का नाम तू यान है। ये नाम एक समय लिंग जियाओ के लिए बिजली की तरह था। जब वह अभी भी लिंग परिवार का एक छोटा सा शिष्य था, तो उसने अक्सर लोगों को ये कहते सुना कि उत्तरी हान राजवंश में एक मजबूत आदमी था। उसका नाम तू यान था और उसकी ताकत लिंजे के योग्य थी। वह और लिंजे अभी भी अच्छे दोस्त थे। उसने कई बार निंजा और ब्यान जनजाति से निपटने में लिंजे की सहायता की। लिंजे की तरह मूल नाम भी उनके दिल में एक मिथक था। अप्रत्याशित रूप से वह आज तुयान से मिलेगा, लेकिन तुयान बहुत खराब स्थिति में था। दूसरों द्वारा उसे गुलाम की तरह चलाया जा रहा था। लिंग जियो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही तुयान को दानव महल से बचाने की योजना थी। बेशक वह अब भी वही करेगा जो वह कर सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वह स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता। जहाज कांटों और लहरों को चीरता हुआ शीघ्र ही मैजिक कैसल बंदरगाह पर पहुंच गया। लिंग जियो को आश्चर्य हुआ कि यह जादुई महल समुद्र के ऊपर नहीं बनाया गया था। ये समुद्र के नीचे बनाया गया था। जब जहाज एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचता है, तो वह पूरी तरह से बंद एक विशाल धातु की गेंद में प्रवेश करेगा। जब धातु की गेंद डूब जाती है, तो वह जादुई महल तक पहुंच सकती है। लिंग जियाओ ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, और इस बार यह उसकी आंखें खोलने वाला था। जैसे ही जहाज स्थिर हुआ और धातु की गेंद धीरे धीरे खुली, लिंग जियाओ ने समुद्र तल पर एक शहर बना हुआ देखा। विशाल शहर साबुन के बुलबुले की तरह लिपटा हुआ है। यहाँ तक कि आम इंसान भी बिना दबाव के आसानी से अंदर जा सकता है। दम घुटने से मरने की तो बात ही छोड़िए। धातु की गेंद के बाहर कई बड़े और छोटे जहाज खड़े हैं। जहाज पर सवार लोग मूलतः इंसान ही हैं। वे सभी उदास दिखते हैं, जिसका मतलब है कि वे संतोषजनक जीवन नहीं जी रहे हैं। ये सामान्य बात है, लेकिन गुलाम बनकर खुश रहना अजीब होगा। विशाल साबुन का बुलबुला वास्तव में बहुत चमकीला था, जिसने लिंग जियो को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आखिरकार ये सैकड़ों मीटर गहरा समुद्र तल था। मैंने तू जियाओ जियाओ को ये समझाते हुए सुना कि समुद्री जनजाति में बहुत शक्तिशाली संरचना मास्टर हैं। उन्होंने विशाल प्रकाश अवशोषित संरचनाएं बनाई हैं जो समुद्र के नीचे के शहर में बाहर की तरह दिन और रात बना सकती हैं। हाई कबीले के अनुसार ये भूमि पर जीवन के अनुकूल होने के लिए है, अन्यथा यदि वे भविष्य में त्यानलोग महाद्वीप के अनुकूल नहीं हुए तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। छोटे भाई, ये मैजिक कैसल सिटी है। आपकी मंजिल आ गई है और हमें अब यहाँ से विदा लेना है। तुयान ने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि दानव महल शहर एक दयालु जगह नहीं है। जल्दबाजी में काम मत करो, अन्यथा तुम बिना जाने ही मर जाओगे। पिताजी, ये छोटा भाई बहुत अच्छा है। आप उसे मैजिक कैसल सिटी के नियम क्यों नहीं बताते ताकि वह गलती से किसी और के चाकू की धार पर चोट न कर दे। तू जियाओ जियाओ को लिंग जियाओ का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ये छोटा भाई न केवल उदार था, बल्कि विनोदी भी था और उसे कई दिलचस्प कहानियां सुनाता था। इसे भूल जाओ छोटे भाई, ये दानव महल शहर समुद्री कबीले का शहर है, इसलिए एक सबसे बड़ा नियम है वह कि आपको समुद्री कबीले को उकसाना नहीं चाहिए। चाहे समुद्री कबीला कुछ भी करे, उसे उकसाना मत। तुयान ने लिंग जियो को देखा और कहा, जब तक आप इस सबसे बड़े नियम का उल्लंघन नहीं करते, तब तक बाकी सब ठीक रहेगा। आगे मैं आपको अन्य नियमों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। हालांकि लिंग जियो अब तुयान से बहुत अधिक शक्तिशाली है, तुयान अभी भी उसके मन में बहादुर और अजेय वरिष्ठ है, और उसे अभी भी यह सम्मान मिलना चाहिए। आपको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस राक्षसी महल शहर के बारे में सबसे भयानक बात 3 महल स्वामी हैं। वे सभी समुद्री जनजाति के सदस्य हैं। आमतौर पर वे अपना अधिकांश समय अभ्यास में बिताते हैं और मूल रूप से शहर के मामलों की परवाह नहीं करते हैं। शहर के मामलों को शरण लेने वाले मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वे जिम्मेदार हैं। तुयान ने आगे कहा, दानव महल शहर के 3 महल स्वामियों के अधीन 7 दानव सेनापति, 13 बुजुर्ग और 72 उपयाचक हैं।
दानव सेनापतियों में से केवल एक हाई जनजाति से है और अन्य 6 मनुष्य हैं और 13 बुजुर्ग और 72 उपयाचक सभी मनुष्य हैं। ये काफी जटिल है। अतीत में जब यिन यांग दानव राजा आसपास था तो यह इससे कहीं अधिक जटिल था। अब जब यिन यांग दानव राजा चला गया है तो उसने बड़ी संख्या में स्वामी भी छीन लिए हैं, लेकिन यह अभी भी यहाँ बहुत डरावना है। 7 दानव जनरलों ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर पर सभी शक्तिशाली हैं और 3 महल स्वामी सभी हैं। यह आधा कदम तियानजुन है। तू यान ने आगे कहा, मैं समझता हूँ इसे संभालना सचमुच थोड़ा कठिन है। लिंग जियाओ ने अपनी थोड़ी को छुआ। हालांकि उसने पुष्टि की थी कि यहाँ कोई दिव्य क्षेत्र के स्वामी नहीं थे। 3 आधे चरण वाले दिव्य स्वामी का सामना करते हुए उनके लिए उनसे निपटना वास्तव में मुश्किल होगा यदि वह 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी को नहीं छोड़ता। लेकिन असाधारण क्षेत्र में वह वास्तव में 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स गार्ड को बर्बाद नहीं करना चाहता था। डरो मत, मैजिक कैसल सिटी में प्रवेश करना डरावना नहीं है। जब तक आप यहाँ के नियमों का पालन करते हैं, मेरा सुझाव है कि आप पंजीकरण के लिए गुलाम पंजीकरण कार्यालय जाएं। जब तक आपके शरीर पर गुलाम का निशान है तब तक आपका शिकार नहीं किया जाएगा। तू यान ने याद दिलाया, गुलाम के रूप में पंजीकृत, तो मुझे मरने दो। वह अपने शरीर पर एक शर्मनाक गुलामी का निशान छोड़ना चाहता था। लिंग जियो ऐसा मरते दम तक भी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जब वह भिखारी था तब भी उसने ऐसी बात कभी नहीं सोची थी। अब तो सोच ही नहीं सकता। क्या कोई और रास्ता नहीं है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, हालांकि दानव महल शहर को समुद्री कबीले द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब तक आपके पास एक निश्चित उपयाचक को सम्मानित करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, तब भी आपके लिए एक उचित पहचान प्राप्त करना बहुत सरल है। तू यान ने सिर हिलाया। लगभग कितने संसाधनों की आवश्यकता है? संसाधनों के संदर्भ में लिंग जियो के पास बहुत कुछ है, इसलिए यह वह चीज है जिससे वह सबसे कम डरता है। हालांकि कोई स्पष्ट विनियमन नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक योद्धा गुलाम के रूप में चिन्हित होने से बचना चाहता है तो उसे एक बार में कम से कम 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए शुल्क 10,000 युआन है और असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए कीमत 10,000 युआन है। उपरोक्त योद्धाओं के पास 5,000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हैं। तू यान ने समझाया, आप जितने मजबूत होंगे आपको उतना ही कम भुगतान करना होगा। आखिरकार दानव महल शहर में भी समुद्री कबीले को इसे प्रबंधित करने के लिए अभी भी मनुष्यों की आवश्यकता है। उन्होंने हमेशा इस तरह की चीजों पर आंखें मूंद ली हैं। हाँ, जब तक शक्तिशाली योद्धा उनके सामने झुकने को तैयार हैं, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास गुलाम का निशान है या नहीं। वैसे भी एक गुलाम का निशान अकेले इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे लाता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे गुलाम का निशान नहीं चाहिए था और वह आते ही हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए यह अलिखित नियम उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ठीक है, जब हम मैजिक कैसल सिटी पहुंचेंगे तो मैं आपको दिशा निर्देश दूंगा और आपको एक डीकन से मिलवाऊंगा। लेकिन अगली बात आप पर निर्भर है। परेशानी मत करो, भले ही ये तब हो जब बानबू तियानजुन यहाँ आए, आपको महत्व तोलना होगा। मुझे पता है कि आप काफी मजबूत हैं, लेकिन लापरवाह मत बनो। लिंग जियो ने अस्थायी रूप से असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर के टेम्पलेट का उपयोग किया, इसलिए तू यान स्वाभाविक रूप से अपने वास्तविक साधना स्तर को नहीं देख सका। असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर का साधना स्तर न तो बहुत कम है और न ही बहुत अधिक है, जो चीजों की जांच करने के लिए बिल्कुल सही है। इस बार वह ये नहीं भूले हैं कि उनका मिशन क्या है। सबसे पहली बात की कार्रवाई करने के बजाय जानकारी की जांच की जाए। बेशक यदि कोई अंतिम उपाय हो तो वह अपने तरीकों में कंजूसी नहीं करेगा। वह क्या है? अचानक लिंग जियाओ ने एक अजीब जहाज देखा। जहाज पूरी तरह से धातु के खोल में लिपटा हुआ था। ये लगभग वायुरोधी था और पानी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। इसे गोताखोरी वाली नाव कहते हैं। केवल बुजुर्ग और दानव सेनापति स्तर के लोग ही इस पर सवारी करने के पात्र हैं। तू यान ने बताया, गोताखोर जहाज आमतौर पर समुद्र तल पर कुछ गुप्त खजानों की खोज करते हैं। इस समुद्री क्षेत्र में अफवाहें फैली हुई हैं कि मनुष्यों के राजा द्वारा छोड़ी गई एक प्रशिक्षण गुफा है। दुर्भाग्य से हम कई वर्षों से इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मानव राजा की गुफा। जब लिंग जियो ने ये 4 शब्द सुने तो वह हैरान रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है या उसे क्या विरासत मिली है,
शान्हे-वुहुन हमेशा से ही उसका मूल रहा है, इसलिए वह जल्द से जल्द शान्हे-वुहुन के स्तर में सुधार करना चाहता है। मानव राजा ने अपने जीवन में कई प्रशिक्षण स्थान बदले हैं, कई गुफाएं छोड़ी हैं। उनमें से किसी एक में पहाड़ और नदी मार्शल आत्माओं से संबंधित कुछ हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार वह सचमुच सही जगह पर आया है। हाँ, लेकिन राजा की गुफा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सौभाग्य से समुद्र की गहराई में एक बहुत ही खास पौधा है। एक प्रकार का फल है जिसे मार्शल सोल फ्रूट कहा जाता है। यह बाहर बेचा जाता है और सबसे खराब फल इसके लायक है। 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, यहाँ तक कि सबसे अच्छे 100 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं खरीदे जा सकते हैं। तू यान ने कहा, हाय कबीले ने इन सभी वर्षों में कड़ी खोज की है, लेकिन उन्हें केवल 3 मार्शल स्पिरिट फल ही मिले हैं। इस मार्शल आत्मा फल का क्या प्रभाव है? यह इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ वास्तव में भयभीत था। उसने पहले सोचा था कि उसकी संपत्ति पर्याप्त है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी सारी संपत्ति के साथ भी वह एक भी वुहुन फल नहीं खरीद सकता। इसके 4 प्रभाव हैं। सबसे पहले, ये जीवन काल को 1 से 10 साल तक बढ़ा सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका प्रभाव दीर्घायु फल जितना अच्छा नहीं है। बेशक, ये केवल एक साइड इफेक्ट है। दूसरा, आप नई मार्शल स्पिरिट जोड़ सकते हैं। याद रखें, आप एक नई मार्शल स्पिरिट जोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह मूल मार्शल स्पिरिट को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन प्रत्येक योद्धा अपने जीवन में केवल एक का उपयोग कर सकता है, अन्यथा वह विस्फोट हो जाएगा और मर जाएगा। मृत्यु, ये वुहुन फल का सबसे भयानक उपयोग है। तीसरा, आप मौजूदा मार्शल आर्ट आत्माओं को मजबूत और उन्नत कर सकते हैं। चौथा, यह आत्मा को मजबूत कर सकता है। ये 4 प्रभाव ही इसे अत्यंत मूल्यवान बनाते हैं। तू यान ने समझाया, सच बताऊं छोटे भाई, मैं यहाँ वुहुन फल के लिए आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हाई कबीले द्वारा किया गया जाल होगा। अब लिंग जियो को अचानक समझ में आया कि इतने सारे मानव स्वामी दानव महल शहर में क्यों फुसलाए गए थे। ये होना चाहिए कि ये लोग मार्शल स्पिरिट फ्रूट और मानव राजा की गुफा की तलाश में थे, लेकिन वे जल्दबाजी में आए और समुद्री कबीले के जाल में फंस गए। तू यान निश्चित रूप से अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे धोखा दिया गया था। संभवतः ऐसे कई अन्य लोग भी थे जिन्हें उसकी तरह धोखा दिया गया था। कई लोग बातचीत करते हुए नाव से उतर गए और फिर एक इमारत की ओर चल पड़े। वह दास पंजीकरण कार्यालय है। अंदर जाने के बाद गार्डों से सीधे कहिए कि आपको दास चिन्ह नहीं चाहिए, और वे स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि आपका क्या मतलब है। तू यान ने एक बड़ी इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियो को तू यान की बातों पर संदेह नहीं था, क्योंकि अगर तू यान वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, अगर उसने उसे अकेला छोड़ दिया, तो उसे जल्द ही देखा जाएगा, क्योंकि वह नियमों को नहीं समझता था और ऐसी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा तू यान एक ईमानदार व्यक्ति है। हालांकि वह पहले की तुलना में अब अधिक सतर्क है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला है। खैर छोटे भाई, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ ताकि तुम अपना ख्याल रख सको। तू यान ने लिंग जियाओ के कंधे पर थपथपाया और अपने समूह के साथ चला गया। लिंग जियो ने तू यान की बात मानी और दास पंजीकरण कार्यालय में एक उपयाचक से मुलाकात की। पहली नज़र में यह आदमी निंजा कबीले का एक मास्टर है। वह अपने सिर पर निंजा कबीले का अनोखा माथे का रक्षक भी पहनता है। उसके शरीर में असली ऊर्जा बिल्कुल निंजा कबीले जैसी ही है। दूसरा पक्ष लगभग 40 वर्ष का था और उसकी साधना असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। ऐसी शक्ति के साथ कोई भी उपयाचक के रूप में सेवा कर सकता है। ये देखा जा सकता है कि इस राक्षसी महल और 12 संप्रदायों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि येन और यांग दानव राजा ने अधिकांश शक्तिशाली लोगों को छीन लिया है। अन्यथा लिंग जियो आसानी से जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। आपकी साधना का स्तर क्या है? निंजा डीकन ने सीधे पूछा। असाधारण क्षेत्र का 5वां स्तर। असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए आपको गुलाम के रूप में चिन्हित होने से बचने के लिए 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। यह आध्यात्मिक पत्थर लिंग जियो के लिए कुछ भी नहीं है और उनका मानना है कि वह दानव कैसल सिटी से इन नुकसानों को ठीक कर सकता है। हालांकि निंजा डीकन को संदेह था, लेकिन वह बहुत देर तक उसे देखता रहा और कारण नहीं समझ पाया। अंत में उसने मेज पर थपकी दी और कहा, 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करके आप गुलाम के रूप में चिन्हित होने से बच सकते हैं, लेकिन आपको गुलाम कॉलर पहनना होगा। निंजा डीकन बोला,
30,000 युआन। मिस्टर डीकन, क्या आपने कोई गलती की? क्या मैंने केवल 10,000 युआन के निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान नहीं किया था? लिंग जियाओ ने अपने हाथ उठाए और पूछा। बकवास बंद करो, तुम अब मुझसे भीख मांग रहे हो, मैं नहीं। 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में से एक भी गायब नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम आज्ञाकारी रूप से एक गुलाम का निशान बना सकते हो, भले ही तुम भविष्य में यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये भी बदसूरत है, निंजा डीकन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वास्तव में ये व्यक्ति लिंग जियो को निशाना नहीं बना रहा था। वास्तव में अलिखित नियमों के निर्माता उच्च स्तरीय दानव सेनापति और बुजुर्ग हैं। उपयाचक को ये आध्यात्मिक पत्थर मिलने के बाद उसे उनमें से अधिकांश को दानव जनरलों और बुजुर्गों को देना पड़ा और अपने लिए कम छोड़ना पड़ा, इसलिए उनके लिए नियमों में कुछ आध्यात्मिक पत्थरों को जोड़ना सामान्य बात थी। और इस पूरे समय में किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं की। बस ऐसा हुआ कि डीकन को यह एहसास ही नहीं हुआ कि आज वह एक बड़ी समस्या से टकरा गया है। लिंग जियाओ ने एक पल के लिए सोचा और इसे सहन करने का फैसला किया। आखिरकार 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए बारिश की एक बूंद मात्र थे। जब मामला निपट जाए तो आप इसे वापस मांग सकते हैं। ये सोचते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है श्री डीकन, यहाँ 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। कृपया उन्हें गिने। बहुत बढ़िया, आप बहुत होशियार हैं। आमतौर पर होशियार लोग ठीक ही होते हैं। निंजा कबीले के उपयाचक जियान लिंगशियाओ ने नरमी दिखाए और उपहास किया। लिंग जियो ने 30,000 आत्मा पत्थरों को सीधे जमीन पर रख दिया। वैसे भी यहाँ काफी जगह है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं इसे इसमें फिट नहीं कर पाऊंगा। निंजा डीकन ने इसे गिना और पुष्टि की कि यह 30,000 युआन था। फिर उसने आत्मा के पत्थरों को हटा दिया और लिंग जियाओ से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने शरीर पर सभी भंडारण छल्ले और अन्य चीजें निकालो और उन्हें दूर रखो। यहाँ आओ, दासों को उन चीजों को लाने की अनुमति नहीं है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन फिर भी आज्ञा का पालन किया। वैसे भी उसके स्टोरेज रिंग में मूल रूप से कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। उसकी सभी अच्छी चीजें पहाड़ों और नदियों की दुनिया में रखी हैं। मास्टर डीकन, कृपया मुझे पंजीकरण करने में मदद करें। चीजें सौंपने के बाद लिंग जियो ने निंजा डीकन को देखा और कहा। उसने ये सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह जादुई महल में एक उचित और कानूनी पहचान प्राप्त करना चाहता था। यद्यपि यह पहचान अभी भी गुलाम की ही है, लेकिन यह अज्ञात व्यक्ति होने से बेहतर है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? ये सिर्फ पंजीकरण है। मैं देख रहा हूँ कि तुम स्टोरेज रिंग को बहुत खुशी से सौंप रहे हो। तुम बाहर से एक अमीर योद्धा हो। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी स्टोरेज रिंग को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करूंगा। ये कैसा रहेगा? निंजा डीकन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अत्यंत चालाकी और लालच झलक रहा था। लिंग जियो के दिल में पहले से ही हत्या का इरादा था। ये निंजा बटलर बस अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। मैं तुम्हें चेहरा दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सौदा नहीं करना चाहता। तुम वास्तव में खुद को गंभीरता से लेते हो। तुम बहुत लालची हो। न केवल मेरा आत्मा पत्थर चाहते हो, बल्कि मेरी भंडारण अंगूठी भी छीनना चाहते हो। मास्टर डीकन, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरे पास केवल इस तरह की एक स्टोरेज रिंग है, लेकिन ये सबसे खराब किस्म की है। अगर मैं इसे आपको दे दूं, तो मेरे पास अपनी चीजें रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बस इतना ही। मैं तुम पर दया करूंगा। मुझे स्टोरेज रिंग नहीं चाहिए। तुम 30,000 कम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर भी सौंप सकते हो, और मैं इसे तुम्हारे लिए पंजीकृत कर सकता हूँ। निंजा डीकन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मास्टर डीकन, क्या ये थोड़ा ज्यादा है? लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धमकाया जाना बर्दाश्त कर सके। अब जब वह ऐसे आक्रामक और लालची आदमी से मिला, तो उसके दिल में पहले से ही एक मजबूत हत्या का इरादा था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ पारलौकिक क्षेत्र में द्वितीय स्तर की साधना वाले योद्धा को मारना उतना ही आसान होगा जितना कि एक चींटी को दबाकर मारना। यहाँ तक कि अगर राक्षसी महल का भगवान आता है, तो वह अभी भी लड़ने में सक्षम है। उल्लेख नहीं करने के लिए उसके पास 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी सील कार्ड भी है। उसे परेशान करने के बाद उसने जांच करना बंद कर दिया और बस दानव महल शहर को नष्ट कर दिया। अत्यधिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं बहुत अधिक हूँ? निंजा डीकन ने व्यंग्य किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस स्थिति में आपकी सारी चीजें मेरी हैं, और आपको दास चिन्ह भी उत्कीर्ण किया जाना चाहिए, अन्यथा आप मर जाएंगे। यदि लिंग जियो इस समय अपनी असली ताकत प्रकट करता है,
तो निंजा डीकन निश्चित रूप से उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समूह के लोगों ने हमेशा कमजोरों को धमकाया है और ताकतवरों से डरते रहे हैं। जब उनका सामना कमजोरों से होता है तो वे उन्हें मार डालते हैं। जब उनका सामना ताकतवर लोगों से होता है तो वे उनसे बेहद डरते हैं। बेशक एक मजबूत व्यक्ति से मिलना एक अलग मामला है, इसलिए लिंग जियो अब इसे सहन नहीं करने वाला है। चूंकि यह आदमी मौत की तलाश में है, इसलिए उसे सवारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मूल रूप से मैं बस मामले को सुलझाना चाहता था। आपने 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर ले लिए, इसलिए आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या अच्छा है। अब न केवल मैं आपको आध्यात्मिक पत्थर नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको आत्मा का पत्थर भी दूंगा। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया, उसकी आवाज में हत्या का प्रबल इरादा था। मृत्यु की तलाश में किसी ने भी मेरे प्रति इतना अनादर करने की हिम्मत नहीं की। आप केवल पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। हालांकि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, फिर भी आप अकेले क्या कर सकते हैं? निंजा डीकन जोर से चिल्लाया और 10 से अधिक लोग कमरे में घुस आए। इन लोगों में ट्रांसेंडेंट दायरे के दूसरे और तीसरे स्तर के लोग शामिल हैं, साथ ही ट्रांसेंडेंट दायरे के 5वें और 6ठे स्तर के लोग भी शामिल हैं। वे सभी डेमन कैसल सिटी के डीकन होने चाहिए। कितने अद्भुत लोग हैं। वे स्पष्ट रूप से मनुष्य हैं, लेकिन वे अपने ही लोगों को धमकाने के लिए समुद्री लोगों के साथ सांठगांठ करते हैं। यह एक जघन्य अपराध है और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, चलो इस बच्चे को मार डालो। उनमें से एक ने आदेश दिया और 3 उपयाजकों को छोड़कर, जो पारलौकिक क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर थे, बाकी सभी लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। मरना। लिंग जियो ने मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया जिससे उसकी पहचान आसानी से उजागर हो सके। उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई दी, जो कोई और नहीं बल्कि दानव राजा की मार्शल आत्मा थी। दुष्ट जानवर दानव राजा का खुद कोई विशिष्ट रूप नहीं है। वह प्राचीन बिहेमत को छोड़कर किसी भी क्रूर जानवर में बदल सकता है। इस समय लिंग जियो के पीछे एक दांत और पंजे वाला भयंकर बाघ दिखाई दिया। गर्जन। दुष्ट जानवर परिवर्तन बाघ शिकार। विशाल बाघ एक भौतिक इकाई में बदल गया और एक के बाद एक अपने विशाल पंजे और खूनी मुंह का उपयोग करते हुए लिंग जियो के पीछे से कूद गया। कुछ ही क्षणों में ट्रांसेंडेंट दायरे के दूसरे और तीसरे स्तर के 7 या 8 उपयाजकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये कैसे संभव है? वह तो स्पष्टतः पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही है, फिर वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शेष 3 उपयाजक भय से लाल हो गए। अपने सभी आध्यात्मिक पत्थर सौंप दो और मैं तुम तीनों को जाने दे सकता हूँ, अन्यथा तुम्हारा भाग्य भी उसके जैसा ही होगा। लिंग जियो ने निंजा डीकन की ओर इशारा किया जो मांस के ढेर में बदल गया था और ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ को कुछ उपयाजकों को मारने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। चून की शांति से रहने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे पूरी ताकत से इस राक्षसी महल को नष्ट कर देना चाहिए। उनका मानना था कि दानव महल शहर में बहुत से लोग थे जो समुद्री कबीले के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं थे। समुद्री कबीले के 3 महल स्वामियों की भयानक ताकत के कारण वे कोई भी बदलाव करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन अगर लिंग जियो ने डेमन कैसल सिटी में बड़ा उपद्रव किया, तो मेरा मानना है कि ये लोग जवाब देंगे। मौत की तलाश में हम तीनों मिलकर करेंगे। ट्रांसेंडेंट दायरे के 5वें और 6ठे स्तर पर वे 3 उपयाजक निश्चित रूप से लिंग जियो के कुछ शब्दों से भयभीत नहीं होंगे। वे ये भी नहीं मानते कि लिंग जियाओ का साधना स्तर उनके बराबर है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। उन तीनों ने सेना में शामिल हो गए और एक तलवार की रोशनी और एक बंदूक की छाया ने सीधे लिंग जियो को घेर लिया। हंस, तुम लोग सचमुच यह नहीं समझ पा रहे हो कि मौत कौन चाहता है। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। बाघ वास्तव में 3 सिरों में बदल गया और उन तीनों पर झपट पड़ा। शैडो स्वॉर्ड आर्ट की तलवार आत्मा क्लोन भी मार्शल आत्मा पर कार्य कर सकती है। लिंग जियो ने कई बार इसकी कोशिश की है, लेकिन इस बार इसका प्रयोग युद्ध में किया गया, जो कि पहली बार था। तीनों बाघों ने 3 शक्तिशाली हमलों को आसानी से कुचल दिया और फिर तीनों लोगों को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिससे वे बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। आप हमें नहीं मार सकते। हम सीधे दानव जनरल कैनिक्सियो के अधीन काम करते हैं। अगर आप हमें मार देंगे तो आप यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीनों लोग अब डर गए और अपने हाथों से बाहर निकल गए। मुझे परवाह नहीं है कि दानव जनरल कैनिक्सियो क्या बकवास कर रहा है,
अपने आत्मा पत्थरों को सौंप दो या मर जाओ। लिंग जियाओ ने पहले ही बाहर एक राक्षस जनरल को मार डाला था और वह 7 राक्षस जनरलों में सबसे शक्तिशाली था। वह बाकी 6 की परवाह कैसे कर सकता था। हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम आत्मसमर्पण करते हैं। तीनों में से कोई भी मजबूत आदमी नहीं था। ये देखकर कि दूसरा पक्ष कैनिक्सु दानव जनरल से भी नहीं डरता था, वे जानते थे कि वे दीवार से टकरा गए हैं। यदि आत्मिक पत्थर सौंप दिए जाएं, तो वे उन्हें वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति मर जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये सोचकर तीनों ने अपनी भंडारण अंगूठियां लिंग जियो को सौंप दी। यद्यपि दानव महल शहर के अधिकांश योद्धाओं के पास भंडारण रिंग नहीं थी, लेकिन डेक्कन स्तर से ऊपर के योद्धाओं के पास निश्चित रूप से ये रिंग थी। लिंग जियो की आत्मा शक्ति सीधे 3 लोगों के भंडारण के छल्ले में बह गई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सुखद आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। ये 3 लोग तथा वे 8 लोग जो पहले ही मर चुके थे, वास्तव में बहुत अमीर थे। उनके भंडारण छल्लों में निम्न श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों की संख्या 500,000 से भी अधिक थी। वहां लगभग 50,000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर भी थे। ये दुख की बात थी कि वहां उच्च कोटि के स्पिरिट पत्थर नहीं थे, लेकिन ये सामान्य था। उनकी साधना से ऐसा लगता था कि वे उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर पाने के योग्य नहीं थे। लिंग जियाओ के लिए निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थरों का अब उसकी साधना में सुधार करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका उसके वास्तविक सार को बहाल करने पर कुछ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इनका उपयोग सरल जादुई सरणियां और संरचनाएं स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्हें चीजें खरीदने के लिए मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाए। संप्रदाय की दुनिया में आत्मा पत्थर ही असली मुद्रा हैं और सोना और चांदी मूलतः बेकार हैं। लेकिन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ही हैं जिनकी लिंग जियाओ को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ 50,000 पीस हैं, बस उन्हें इकट्ठा करके खेती के लिए इस्तेमाल करने के लिए काफी हैं। बेवकूफों, तुम उन्हें जाने क्यों नहीं देते। जैसे ही लिंग जियो ने इन लोगों की सभी भंडारण अंगूठियां माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में फेंक दी, एक जोरदार चिल्लाहट गूंज उठी। जोर से चिल्लाने के बाद दरवाजे के बाहर 3 आकृतियां दिखाई दी। ये तीनों लोग असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण, असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर तथा असाधारण क्षेत्र के अजेय 8वें स्तर पर हैं। दानव महल शहर की स्थिति के अनुसार वह बड़ों से संबंधित होना चाहिए, संभवतः किसी राक्षस जनरल के स्तर तक नहीं। हालांकि समुद्री कबीले का दानव जनरल केवल पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्तर पर है, उसकी आत्मा शक्ति ही उसका असली तुरुप का पत्ता है। उसकी आत्मा शक्ति स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसे एक विशेष मामला होना चाहिए। यदि लिंग जियो ने सही अनुमान लगाया है, तो सभी दानव सेनापति 9वें स्तर के पारलौकिक योद्धा होने चाहिए, समुद्री कबीले के एक को छोड़कर। अप्रत्याशित रूप से ये राक्षसी महल शहर वास्तव में एकजुट है। जैसे ही लिंग जियो ने यहाँ कार्रवाई की, वास्तव में बड़े स्तर के योद्धा आ रहे थे। इन बुजुर्गों का स्तर युहुआ संप्रदाय के बाहरी बुजुर्गों जितना अच्छा नहीं है। उनकी ताकत बहुत कम है। 3 लोग हैं, एक ब्लू आइज कबीले से है, एक निंजा कबीले से है जिन्हें पहचानना आसान है, और दूसरा एक पवित्र योद्धा होना चाहिए। वे तीनों ही इंसान हैं, लेकिन वे समुद्री जनजाति के गुलाम बन गए हैं। ये वाकई दुखद है। लिंग शियाओ के राक्षस राजा वहुन द्वारा पकड़े गए उपयाजकों में से एक ने जोर से चिल्लाया, एल्डतांग, एल्डली, एल्डजू, मेरी मदद करें। इस चोर ने वास्तव में हमारे 8 उपयाजकों को मार डाला है। वह बहुत दुस्साहसी और जघन्य है। हमें उसे जीवित नहीं रखना चाहिए। जीवन। नीली आंखों वाले कबीले के बुजुर्ग के चेहरे पर एक ठंडी नजर दिखाई दी और उसकी आंखों में अनंत हत्या के इरादे चमक उठे। उसने लिंग जियाओ को देखा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तीनों उपयाजकों को जल्दी से जाने दो, नहीं तो तुम्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा और तुम बिना पूरे शरीर के मर जाओगे। बड़े तान, बस करो। यह आदमी स्पष्ट रूप से किले के मालिक के लिए परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ है। वह बस अपनी क्षमता का अति मूल्यांकन करता है। अगर हम उसे मार देते हैं तो तीनों किले के मालिक निश्चित रूप से हमारा श्रेय लेंगे। निंजा कबीले के बुजुर्ग ने उपहास किया। एल्डर जू सही कह रहे हैं। पहली नजर में यह आदमी पवित्र राजवंश का एक मानव योद्धा लगता है। वह बेहद कपटी और चालाक है। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। एल्डरली, जो मानव जाति के पवित्र राजवंश से आया था, समुद्री कबीले के विश्वास के बदले में लिंग जियो को मारने के लिए अन्य 2 की तुलना में अधिक उत्सुक लग रहा था। क्लिक करें। इस समय
जिस उपयाचक ने मदद के लिए पुकारा था और 3 बुजुर्गों से लिंग जियो को मारने के लिए कहा था, उसे भी बाघ ने कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिंग जियो का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वह आदमी किसी को आते देखकर उसे मार डालने वाला है, तो फिर उसे विनम्र क्यों होना चाहिए। उन्हें मुझे मारने दो और मैं पहले तुम्हें मारूंगा। लिंग जियो ने व्यंग्य किया, शव को दूर फेंक दिया, फिर तीनों बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, तुम तीनों, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए दानव कैसल सिटी आया था, लेकिन इन लोगों ने मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना दिया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं बस खुद को बचा रहा था, बस इतना ही। तुम कमीने, मैं तुम्हारी कुतर्क बर्दाश्त नहीं करूंगा। डेमन कैसल के डीकन को मारना एक बड़ा अपराध है, भले ही तुम्हारे पास कोई बड़ा बहाना हो। बड़े जू ने गुस्से से दहाड़ लगाई। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों लोग उचित होंगे। यदि आप डीकन को मारते हैं तो एल्डर आ जाएगा, फिर यदि आप एल्डर को मारते हैं तो कैनेक्सियो डेमन जनरल को प्रकट होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हम जगह बदले बिना ही राक्षसी महल के स्वामी को आकर्षित कर पाए, लेकिन इससे बहुत सारी ऊर्जा की बचत हुई। कितनी अच्छी बात है। बैंग बैंग। लिंग जियो ने अन्य 2 उपयाजकों को लापरवाही से विदा किया और फिर दुष्ट जानवर दानव राजा वहुन भी उसके पीछे लौट आया। इन 2 लोगों को मरना नहीं था, लेकिन 3 बुजुर्गों के अचानक आने से लिंग जियो को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने उन पर अपना गुस्सा निकाला। बेटे, तुमने हम तीनों के सामने हमारे उपयाजक को मारने की हिम्मत की। आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। एल्डर जू ने ठंडी सांस ली, अपना हाथ ऊपर उठाया और अचानक उसके हाथ में एक तलवार थी। हालांकि ये तलवार लिंग जियाओ की तलवार से अलग थी। यह एक धार वाली तलवार थी जिसे निंजा योद्धा पसंद करते थे। ये चाकू के समान ही थी, लेकिन संकरी और पतली थी। तलवार का शरीर बैंगनी प्रकाश के साथ चमक गया। यह एक बिजली की तलवार होनी चाहिए और यह एक खजाना था। सच्ची ऊर्जा के इंजेक्शन के साथ बैंगनी प्रकाश प्रवाह अधिक से अधिक प्रचंड हो गया। एल्डर जू के चारों ओर बैंगनी बिजली दिखाई दी, मानो विद्युत प्रवाह से बना एक सुरक्षात्मक जाल बना हो। बड़े जू, क्या आप हमारी मदद चाहते हैं? एल्डर ली ने पूछा। यह आवश्यक नहीं है, मुझे 3 सांसें दो और उसे अपना सिर दूसरी जगह रखने दो। बयान कबीले के बुजुर्ग जू बहुत आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। तीनों में से उसका साधना स्तर सबसे कमजोर है। वह साधारण क्षेत्र के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में है, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर नहीं है और वह वास्तव में लिंग जियाओ के जीवन के लिए शोर मचाने का साहस करता है। थंडरबर्ड शैली तलवार तकनीक, सरपत दौड़ो। एल्डर जू की आकृति अचानक बैंगनी विद्युत प्रवाह के प्रकाश के साथ गायब हो गई और एक पल में लिंग जियो के सामने थी, जैसे एक विशाल थंडरबर्ड अपने शिकार पर झपट पड़ा हो। टकराना। लिंग जियो ने कोई हरकत नहीं की। डीकन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा की एक तलवार निकाली, जो एक खेत के चूहे के आकार में संघनित हो गई और सीधे एल्डर जू की लंबी तलवार को काट लिया। क्लिक क्लिक क्लिक। लंबी तलवार से ऐसी आवाज आ रही थी मानो वह टूटने वाली हो। तभी एक बहुत बड़ी शक्ति एल्डर जू के शरीर में घुस गई और एल्डर जू के दिल में मुट्ठी के आकार का एक छेद हो गया, जिससे काला धुआं उठने लगा। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलो, तुम अभी भी बहुत पीछे हो। लिंग जियो ने अपने हाथों को पीछे बांधते हुए उपहास किया। उसका उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि एल्डर जू का जीवन समाप्त हो चुका था। बड़े जू, आपको क्या हुआ है? बयान जनजाति के एल्डर तांग ने एल्डर जू की ओर देखा, जो भय से अविचलित खड़े थे। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। एल्डर जू असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक योद्धा है। उसके सामने खड़ा युवक असाधारण क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर है। आप जानते हैं, असाधारण क्षेत्र में 7वां स्तर पहली बड़ी बाधा है और 7वां स्तर पिछले 6 स्तरों से पूरी तरह अलग है। लेकिन वास्तविकता की एल्डर जू, जो ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर पर था, वास्तव में एक ही चाल में मारा गया था। यह असंभव है। ये बच्चा ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर के गुरु को ट्रांसेंडेंट दायरे की 5वीं स्तरीय साधना से कैसे मार सकता है? यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता, और ये तो दूर की बात है कि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। एल्डर तांग को अपने सामने की स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी साधना पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर से भी अधिक है। वह अपनी शक्ति छिपा रहा होगा। आपको और मुझे मिलकर उससे निपटना चाहिए। यद्यपि एल्डरली लिंग जियो के साधना स्तर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इस तथ्य से कि लिंग जियो एल्डर जू को एक ही चाल में मार सकता था, वह शायद यह अनुमान लगा सकते थे कि लिंग जियो का साधना स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। ठीक है, एल्डर टैंग मूर्ख नहीं है। उसके पक्ष का एक व्यक्ति पहले ही मर चुका है।
अगर अब भी उसके पास लिंग जियाओ से अकेले निपटने की हिम्मत है तो शायद वह मौत की तलाश में है। लेकिन वह ये भी मानता है कि जब तक वह और एल्डरली एक साथ मिलकर काम करेंगे वे निश्चित रूप से लिंग जियो को मारने में सक्षम होंगे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी अपनी योद्धा आत्माओं को बुलाया। एल्डर टैंक के पीछे जो प्रेत दिखाई दिया वह एक लबादा पहने हुए एक हत्यारा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति लबादे में लिपटा हुआ था। उसके हाथ में जो हथियार था वह एक तेज मुट्ठी वाला ब्लेड था। हत्यारे की मार्शल भावना, सख्ती से कहा जाए तो वह ब्लू आइज जनजाति का हत्यारा नायक आत्मा है। एल्डरली के पीछे दिखाई देने वाला प्रेत एक शार्क था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह समुद्री कबीले में शामिल हो जाएगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्री कबीले की शक्ति के साथ उसकी मार्शल आत्मा अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। क्लोन मार डालो, एल्डर तान गुस्से से चिल्लाया और उसके पीछे हत्यारे की छाया अचानक लिंग जियो की ओर बढ़ी। इस व्यक्ति का साधना स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन उसकी मार्शल आत्मा शरीर से बाहर की अवस्था तक पहुंच गई है और वही योद्धा की चालों के साथ मिलकर बड़े हमले कर सकता है। क्लोन स्लैश का क्लोन सिर्फ एक हमला है जो लिंग जियो के मार्शल सोल क्लोन और तलवार सोल क्लोन से पूरी तरह से अलग है। हमले के बाद ये गायब हो जाएगा। उनके हमले में कोई बड़ा दृश्य नहीं है, जो सामने आता है वह है गति और अचानकता। ये हत्यारे का हमला है। गुस्साए शार्क ने लहरें उठाईं। तुलनात्मक रूप से कहें तो एल्डरली का आक्रमण कहीं अधिक शानदार था। जब वह अपनी चालें चलता था तो उसके पीछे शार्क का भूत उसके शरीर पर थपकी देता था, जिससे एक भ्रामक लहर बनती थी। ये सच्चे सार के संघनन से बनी थी, लेकिन ये लगभग असली सार के समान ही थी। फिर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा विशाल लहर में फट गई और शार्क का प्रेत भी उसमें विलीन हो गया और लिंग जियो पर झपट पड़ा। बहुत खूब, एक बहुत बड़ी गर्जना हुई, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई शार्क किसी उग्र लहर से टकरा रही हो। पूरे गुलाम पंजीकरण कार्यालय की दीवारें ढह गईं और बस यही वह शक्ति थी जो बिखर गई। इस हमले की अधिकांश शक्ति लिंग जियाओ पर निर्देशित थी। कितनी अफसोस की बात है, तुम दोनों को मार्शल स्पिरिट्स की अच्छी समझ है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम चोर को अपना पिता मानते हो और मुझे मारने की कोशिश करते हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भयंकर लहरों में लिंग जियाओ के लंबे बाल उड़ रहे थे और उसके कपड़े फड़फड़ा रहे थे। वह अभी भी बिना किसी चकमा देने के इरादे से वहीं खड़ा था। डीकन ने 2 बार क्लिक किया। 2 क्यू तलवारें हवा में टूट गईं। ची ची। पहली बार हत्यारे का प्रेत सीधे की हुई तलवार से फट गया और हवा में बिखर गया। दूसरी बार लहरें सीधे तितर बितर हो गईं और शार्क भी उड़ गई और पूरी तरह से गायब हो गई। हवा में केवल काली चिंगारियां और भय का भाव भरा हुआ था। क्या? दोनों हैरान थे। उनका संयुक्त हमला कोई मजाक नहीं था। उन्हें दूसरे पक्ष ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। यह क्या था? यदि दूसरा पक्ष उन पर पूरी ताकत से हमला करके उन्हें हरा दे तो उन्हें आश्चर्य हो सकता है, लेकिन फिर भी वे इसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति की उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया और दूसरे पक्ष ने बिना किसी निशान के बस 2 उंगलियां दिखा दी। ये बात उन्हें पागल बनाने के लिए काफी है। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप जारी रख सकते हैं। लिंग जियाओ ने दोनों को उदासीनता से देखा। इस बार वह दयालु था क्योंकि उसे अचानक मानव राजा गुफा और वहुन फल का ख्याल आया। अगर संभव हो तो, भले ही थोड़ी सी संभावना हो, फिर भी वह पहले इन 2 चीजों को प्राप्त करना चाहता है और फिर दानव महल को नष्ट करना चाहता है। इसलिए उसने एक चमक छोड़ दी और कोई मारक चाल नहीं चली। अन्यथा यदि उसने अभी अपनी कोई चाल चली होती तो वह दोनों व्यक्तियों को सीधे मार डालने के लिए पर्याप्त होती। वह ट्रांसेंडेंट दायरे के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में था। उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देने की अपनी क्षमता को एक तरफ रखते हुए ये स्तर अकेले ही 2 लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त था। अगर वह यह आत्मविश्वास से नहीं कर सकता था तो वह वास्तव में व्यवसाय में नहीं उतरना चाहता था। हे भगवान, गुलामों की रजिस्ट्री नष्ट हो गई। क्या हुआ? मूल गुलाम रजिस्ट्री एक बंद संरचना थी और बाहर के लोग निश्चित रूप से यह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या चल रहा था। लेकिन अब गुलाम रजिस्ट्री का एक हिस्सा युद्ध से सीधे नष्ट हो गया और पूरी तरह से ढह गया। लिंग जियो, एल्डर तांग और एल्डर ली के बीच की लड़ाई भी पूरी तरह से सभी के सामने आ गई। क्या वे एल्डर तांग और ली नहीं हैं? हे भगवान, एल्डर जू भी यहाँ हैं। एल्डर जू क्यों मरा हुआ लग रहा है? अरे, जो लोग जमीन पर हैं वे सभी डीकन हैं। वे सब क्यों मर गए? वह युवक कौन है? क्या उसने इन सभी लोगों को मार डाला? यह अवश्य होगा। आप देख रहे हैं कि एल्डर तांग और एल्डर ली ने मिलकर काम किया है
जिससे पता चलता है कि ये युवक शक्तिशाली है। मुझे बताओ, क्या ये युवक सीधे दानव महल को उखाड़ फेंकेगा? वैसे भी ये न्यान दानव राजा अब यहाँ नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुजुर्ग कुछ भी नहीं है। बुजुर्गों के ऊपर 7 दानव सेनापति हैं, 3 महल स्वामियों का तो कहना ही क्या। अफसोस, मुझे लगता है कि इस युवक का भाग्य भी पहले वाले जैसा ही होगा। हमारे दानव महल में पहले भी ऐसा हो चुका है। कितनी अफसोस की बात है। यह मानव योद्धाओं में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। सड़कें और गलियां जल्द ही लोगों से भर गईं। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि वे असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास आधे चरण की त्यानजुन की साधना है। हालांकि इन लोगों में दानव महल को भड़काने की हिम्मत नहीं थी, और वे फिर भी आज्ञाकारी रूप से उनके अपने गुलाम बन गए। लिंग जियाओ के बारे में उनका मूल्यांकन 8 शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। साहस सराहनीय है, लेकिन परिणाम दुखद है। इन दर्शकों ने अंदर चल रही लड़ाई का पता लगा लिया, और स्वाभाविक रूप से दास पंजीकरण कार्यालय के योद्धाओं ने भी इसका पता लगा लिया। दास पंजीकरण कार्यालय को महल स्वामी के भवन के अलावा सबसे मजबूत संरक्षित स्थान कहा जा सकता है। सभी रक्षक असाधारण योद्धा हैं। हालांकि वे अभी असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है। शायद अतीत में ये बहुत आरामदायक था, और कोई भी दास पंजीकरण कार्यालय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि तथाकथित स्वामी जिन्होंने पहले भी परेशानी खड़ी की थी, उन्होंने भी सड़कों पर जाने का फैसला किया। इसलिए दास पंजीकरण कार्यालय के गार्ड मूल रूप से निष्क्रिय अवस्था में थे। यही कारण है कि इस बार वे तुरंत बाहर नहीं गए। हालांकि इस समय एक अंधा आदमी भी जान सकता था कि क्या हुआ था, इसलिए हजारों गार्डों ने तुरंत दास पंजीकरण कार्यालय को घेर लिया। मूलतः एल्डर तांग और एल्डर ली ने हार स्वीकार करने और भविष्य के लिए योजना बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने दास पंजीकरण कार्यालय के गार्डों को बाहर आते देखा, तो उनका तुरंत आत्मविश्वास लौट आया। आप जानते हैं, योद्धाओं के इस समूह के सभी कप्तान उपयाजकों के स्तर के स्वामी हैं, और उनकी स्थिति उपयाजकों के बराबर है। यदि वे दोनों इन हजारों लोगों के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं, तो पारलौकिक क्षेत्र में 9वें स्तर का योद्धा भी बच नहीं पाएगा, जब तक कि वह आधा कदम स्वर्गीय आदरणीय योद्धा न हो, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हे बच्चे, तुमने हमें हराने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया। अब मैं तुम्हें 10 सांसों का समय देता हूँ। अपने हथियार नीचे रखो और तुरंत आत्मसमर्पण करो, अन्यथा ये लोग एक साथ आएंगे और निश्चित रूप से तुम्हें एक पूरा शरीर भी नहीं बचा पाएंगे। बड़े तांग हंसे। ये सुनकर लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। मैंने बहुत समय से ऐसा मजेदार चुटकुला नहीं सुना था। ये सच है कि इतने सारे पारलौकिक क्षेत्र योद्धाओं के एकजुट होने से साधारण 9वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र योद्धा वास्तव में नष्ट हो सकते हैं। लेकिन वह अलग है। इन लोगों का सामना करते हुए वह भागने की भी इच्छा नहीं रखता था। अगर दूसरा पक्ष कार्रवाई करने की हिम्मत करता, तो वह उन्हें मार डालता। उन्होंने एक से अधिक बार यह साबित कर दिया है कि मानव समुद्री रणनीति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। बेशक उसने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका कारण यह था कि उसके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण थी कि वह अस्थायी रूप से दानव महल शहर का सदस्य बन सकता है। अपने स्वयं के कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के बाद वह इन लोगों को पश्चिम में वापस भेज सकता था। हे एल्डर टैंग, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इतने सारे लोगों के साथ तुम मुझे बिना दया के हरा सकते हो? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने वरिष्ठों को जल्द से जल्द सूचित करें और मुझे मेरा उद्देश्य बताएं। मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, यहाँ मारने के लिए नहीं। मुझे जल्दबाजी में मत धकेलें, अन्यथा मैं क्या आपको विश्वास है कि दानव महल को ध्वस्त कर दिया गया था? क्या तुम सचमुच यहाँ आत्मसमर्पण करने आए हो? एल्डर ली और एल्डर तांग ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के लिए उन्हें बिना बताए ही पता था कि तीनों महल के स्वामी निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे और संभवतः उसे एक बहुत अच्छा पद देंगे, जैसे कि एक बुजुर्ग। तब तक ये व्यक्ति उनके बराबर का दर्जा पा चुका होगा। इतने सारे लोग मारे भी जाएं तो भी दानव महल का स्वामी उसे दोष नहीं देगा, क्योंकि जो मारे जाएंगे वे तो कूड़ा करकट हैं। दानव महल के स्वामी का भी यही सच्चा विचार है। इसके अलावा ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से मानव जैसा दिखता है, लेकिन उसके पास एक समुद्री योद्धा की अजीब आभा है, जिसे पहचानना वास्तव में कठिन है। समुद्री योद्धाओं की तथाकथित आभा संभवतः दुष्ट पशु दानव राजा की मार्शल आत्मा द्वारा निर्मित होती है। ये भी लिंग जियो द्वारा जानबूझकर जारी किया गया था।
वह अब दुष्ट जानवर दानव राजा के अधीनस्थ होने का दिखावा कर सकता है। इस तरह वह दानव महल के भगवान का पक्ष पाने में सक्षम होना चाहिए। भले ही उसे अनुग्रह न मिले, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष इस बात पर सहमत हो जाता है कि वह कुछ समय के लिए दानव महल में रहेगा, तब तक ये पर्याप्त है। वह वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता। क्यों? दोनों बुजुर्ग अभी भी मेरी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करते। या फिर तुम मेरे स्वामी दुष्ट जानवर राक्षस राजा को नाराज करना चाहते हो? लिंग जियो अचानक मुस्कुराया। दुष्ट जानवर दानव राजा? वह यिन यांग दानव राजा के समान स्तर के दुष्ट जानवर दानव राजा के बारे में बात नहीं कर रहा है ना? लिंग जियो की बातें सुनकर आसपास के लोग थोड़े चौंक गए। लिंग जियो ने सचमुच उन्हें बड़ी समस्या दे दी। एक पल की चुप्पी के बाद एल्डरली ने नाखुशी से कहा, भले ही आप आत्मसमर्पण कर दें, आपने इतने सारे डीकन और एक एल्डर को मार डाला है। यह एक बड़ा अपराध है। आपको पहले हमारे साथ जेल जाना होगा। हम पूछताछ के बाद फैसला करेंगे। वह पर्दे के पीछे कुछ करने की योजना बना रहा था। वैसे भी तीनों महल के स्वामी अब एकांत में हैं और पूरे दानव महल पर दानव जनरल का शासन है। समर्थक दानव जनरल कैनिक्सू है। जब तक ये बच्चा जेल में बंद है, वे जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो सही और गलत को उलट देते हैं। ऐसा लगता है कि हम ठीक से बात नहीं कर सकते। सिर्फ अपने दम पर तुमने भविष्य के दानव जनरल पर उंगली उठाने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या गुनाह है? यहाँ तक कि दानव महल का स्वामी भी मुझे दोष नहीं देगा। लिंग जियो को इन लोगों की गंदी मानसिकता का पता कैसे नहीं चला? स्वाभाविक रूप से वह इन लोगों के साथ नहीं जाएगा। कौन जानता है कि दूसरा पक्ष उसे किसी जाल में फंसा देगा। यहाँ अगर वह चाहे तो लड़ सकता है, और अगर वह चाहे तो छोड़ सकता है, और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वह किसी फॉर्मेशन में घुस जाता है तो ये भयानक होगा। लिंग जियाओ स्वयं संरचनाओं और जादुई व्यूह रचनाओं को समझता है, और संरचनाओं और जादुई व्यूह रचनाओं की शक्ति को किसी और से बेहतर जानता है। सिर्फ इसलिए कि तुम एक राक्षस जनरल बनना चाहते हो, ये हास्यास्पद है। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरों का गुलाम बनना भी आपको श्रेष्ठ महसूस करा सकता है। लिंग जियाओ वास्तव में उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है जिसने ये कहा। यह आवाज, वह व्यक्ति अभी नहीं आया है, लेकिन शब्द आ गए हैं। दूर से एक बैंगनी काली रोशनी उड़ी, जो एक गहरे काले बर्फ के टुकड़े की तरह थी। लॉर्ड कैनिक्सू दानव जनरल। इस सफेद रोशनी को देखकर आसपास के दास एक के बाद एक घुटने टेक दिए, चाहे वे मस्ती देख रहे हों या लिंग जियो के साथ दुश्मनी कर रहे हों। कुछ योद्धाओं की साधना कैनिक्सू दानव जनरल से भी अधिक थी, लेकिन फिर भी वे घुटने टेक दिए। केवल लिंग जियो वहां खड़ा था, काली रोशनी को उदासीनता से देख रहा था। असाधारण क्षेत्र का 9वां स्तर अद्वितीय है। ये कैनिक्सू दानव जनरल की खेती है। दानव महल में उसकी ताकत संदेह से परे थी। हालांकि अपनी साधना की तुलना में लिंग जियो को अपनी मार्शल आत्मा की अधिक चिंता थी, जो वास्तव में एक काला हिमपात था। एक विशाल काला हिमकण। ये बहुत ही अजीब लग रहा था। जल्द ही दानव जनरल कैनिक्सू सभी के सामने प्रकट हुआ, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके लिंग जियो को ठंडी निगाह से देखते हुए और सवाल करते हुए, क्या तुमने इन सभी लोगों को मार डाला? उसकी आवाज कई लोगों की तरह जिसे लिंग जियो ने देखा था, ऊंची और शक्तिशाली, उदासीन और तिरस्कार से भरी थी, जैसे कि अन्य लोग चींटियां हों और वह अकेला शक्तिशाली हो। वह सचमुच कुएं का मेढक था। लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए उत्तर दिया, हाँ, वे मरने के लायक हैं। क्या यह आदमी बहुत घमंडी है ना? उसने दानव जनरल कैनिक्सू के सामने इतना अहंकारी होने का साहस कैसे किया? भीड़ में 10% ताकत वाला एक आधा कदम वाला त्यानजुन था। उसने दानव जनरल कैनिक्सू के साथ लड़ाई की थी, लेकिन बुरी तरह से हार गया था। कभी कभी साधना वास्तव में किसी व्यक्ति की शक्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। मार्शल स्पिरिट, हथियार, सच्चा सार, मार्शल आर्ट आदि सभी का एक योद्धा की ताकत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि कैनिक्सू दानव जनरल कितना भयानक था। काली बर्फ के टुकड़े लोगों को कांपने पर मजबूर कर देते थे। हाँ, कैनिक्सू दानव जनरल गुस्से में हंसा। उसने सोचा था कि उसकी उपस्थिति इस व्यक्ति को तुरंत जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे पक्ष ने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया और कहा कि उसके लोग मरने के लायक हैं। वे मरने के लायक हैं, तो फिर आप और भी ज्यादा मरने के लायक हैं। अरे, पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे अपमानित करने की हिम्मत उनमें किसकी थी। अब मुझे समझ में आया कि उनकी मूर्खता तुमसे सीखी गई थी।
लिंग जियाओ हंसा। अच्छा, बहुत अच्छा। कैनेक्सु दानव जनरल अब लिंग जियो के साथ बकवास बात नहीं करना चाहता था। अचानक वह आगे बढ़ा और लिंग जियो पर झपट पड़ा। उसके हाथ स्याही की तरह काले हो गए थे। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उन पर काली बर्फ की परत चढ़ गई हो। क्योंकि गति बहुत तेज थी, हवा एक बड़े छेद से बाहर निकल गई, जिससे बहुत बड़ा ध्वनि विस्फोट उत्पन्न हुआ। बहुत तेज, ये सचमुच बहुत तेज था। जिस क्षण से उसने हमला करना शुरू किया, उस क्षण से लेकर जब तक वह लिंग जियाओ पर झपटा, ये लगभग पलक झपकने जैसा समय था। लिंग जियाओ के अलावा किसी ने नहीं देखा कि उसने कैसे हमला किया। टकराना। कैनेक्सु दानव जनरल तेज था। दुर्भाग्य से लिंग जियो उससे भी तेज था। गति के मामले में ट्रांसेंडेंट दायरे में कोई भी लिंग जियो से मेल नहीं खा सकता था। जब उसकी हथेली की हवा आई तो लिंग जियो ने भी अपना हाथ बढ़ाया और फिर वे दोनों मध्य हवा में टकरा गए। टकराना। गुलाम पंजीकरण कार्यालय, जो पहले ही आंशिक रूप से ढह चुका था, अब एक बहुत बड़ा अंतर आ गया था। दो लोगों से निकलने वाली भयानक ऊर्जा तरंग ने आसपास के 10 मीटर से अधिक के दायरे में सभी दीवारों को सीधे ध्वस्त कर दिया। दास पंजीकरण कार्यालय के गार्ड, जो उनके सबसे निकट था, डर के मारे भाग गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी और कुछ तो बेहोश भी हो गए। मैं कैसे साथ रख सकता हूँ? कैनेक्सु दानव जनरल हैरान रह गया। उसे पूरा भरोसा था कि वह सातों दानव सेनापतियों में सबसे तेज है, और उसने अचानक हमला बोल दिया। तार्किक रूप से 3 महल के सरदारों को छोड़कर बाकी निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएंगे। हालांकि उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिंगजियो ने न केवल उसे रोक दिया, बल्कि वह बहुत शांत भी लग रहा था और उसने अपने हाथों की भयानक ठंडक को आसानी से दूर कर लिया। इस व्यक्ति की मार्शल आत्मा के 2 प्रभाव हैं, एक त्वरण है और दूसरा भयानक शीतलता प्रवेश है, और वह इसका अच्छी तरह से उपयोग करता है। यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी सतह पर रहता है और वास्तव में मार्शल आत्मा का सही अर्थ नहीं समझ पाया है। सिर्फ एक लड़ाई के बाद लिंग जियो ने कैनेक्सु डेमन जनरल की सामान्य स्थिति का न्याय किया। इस व्यक्ति की मार्शल आत्मा पर आधारित है, लेकिन मार्शल आत्मा को आत्मा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया गया है, इसलिए ये जो शक्ति लगाता है वह स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा नहीं है। बेशक यह अभी भी अधिकांश योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यदि आप इस राक्षस जनरल के हमले को रोक सकते हैं तो आप सक्षम हैं, लेकिन क्या आप फिर भी इस हमले को रोक सकते हैं? काली बर्फ का तूफान। भनभनाना। कैनेक्सु दानव जनरल के पीछे की मार्शल भावना हिल गई और एक भयानक तूफान ने उसे सीधे मारा। ये लिंग जियाओ के स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट में बर्फ और बर्फ के तूफान की तरह महसूस हुआ, लेकिन शक्ति बहुत खराब थी। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि किसका बर्फीला तूफान अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो ने उपहास किया और उसके हाथ में एक बर्फ ड्रैगन तलवार दिखाई दी, और फिर उसने लापरवाही से इसे घुमाया और सफेद बर्फीला तूफान काले बर्फीले तूफान से मिला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे ही यह संपर्क में आया, काला बर्फीला तूफान बिखर गया और फिर बर्फ और बर्फीले तूफान ने कैनेक्सु डेमन जनरल को मारा। टकराना। पफ। कैनेक्सु दानव जनरल के शरीर की सुरक्षा के साथ वह बर्फ और बर्फ के तूफान की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया और खून का एक कौर सफेद बर्फ पर छिड़का गया। वह बर्फ और बर्फ के तूफान से सीधे आसमान में भेज दिया गया और फिर जमीन पर भारी होकर गिर गया।